इससे पहले सर हम लोग बात करना चाहेंगे अर्थराइटिस के बारे में। जोड़ में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे धीरे धीरे कार्टिलेज घिसता है, उसको हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का कार्टिलेज घिसना शुरू हो गया है। टक टक की आवाज आना जॉइंट से, तो ये क्या बड़ी नेचुरल चीज है या ये कोई स्पेसिफिक चीज है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है? तो अगर उसमें अलाइनमेंट प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक करेक्टिव सर्जरी की जाती है, अलाइनमेंट सर्जरी बोलते हैं उसको, जिसको बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। ऑलमोस्ट लोगों को देखने को मिलती है, दैट इज सर्वाइकल पेन। इसके बारे में सर बताइए कि ये एग्जैक्टली है क्या? इसमें लोगों को होता है कि डॉक्टर ने बोला कि या किसी ने बोला कि नहीं सर्वाइकल है, आपको सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल कुछ नहीं होता है, ठीक है। सर्वाइकल तो नेक को बोलते हैं सर्वाइकल। कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो इंसान को कंज्यूम करने चाहिए? इसमें कैल्शियम और विटामिन डी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। नी रिप्लेसमेंट में लोगों की मिथ होती है कि घुटना काट के निकाल देते हैं, कुछ दूसरा लगा देते हैं। सर क्या होता है? नी रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या है कि हमारा जो कार्टिलेज है उसी को हम बस रिप्लेस कर रहे हैं। इट इज लाइक अ रीसर्फेस। तो इसको एक ऐसे मेटल के कैप से रिप्लेस कर देते हैं। क्या ऐसे सप्लीमेंट्स हर इंसान को रैंडमली लेने ही चाहिए विदाउट एनी रिकमेंडेशन, जो अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, ये सारी समस्याएं काफी हद तक हमसे दूर रह सके? अर्थराइटिस को लेके मैं बताऊं तो एक ही फैक्टर मैंने बताया था, मॉडिफायर है, जो आपका वेट है जी। तो आप डाइट से 70% वेट कंट्रोल कर सकते हैं। एक और टर्म होता है ऑस्टियोपोरोसिस, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़े सारे लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस को ही ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली मैं बोलूंगा कि हड्डी हमारी अंदर से गल रही है। आर्थराइटिस जो होती है वो जोड़ों में होती है। तो जोड़ जो कहाँ बनते हैं? हमारे हड्डियों के एंड में बनते हैं, जहाँ पे हड्डियाँ खत्म हो रही होती वो जगह पे जोड़ होता है, उस पे अर्थराइटिस होती है। और उसके ऊपर जो होगा वो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो जितने भी लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उनको अपना कैल्शियम, विटामिन, फिजिकल एक्टिविटी लेवल करना है, वरना उनको ऑस्टियोपोरोसिस होगा। नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ पॉडकास्ट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे लाखों लोग इस दुनिया में प्रभावित हैं, जो कि समस्या है अर्थराइटिस की या ऑर्थोपेडिक इश्यूज की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है, जिसके लिए आज हमारे बीच हैं बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर, ग्रुप कैप्टन संदीप गुप्ता जी। आपका लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 20 साल टोटली डेडिकेटेड है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज का। आपने लगभग 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज परफॉर्म करी हैं, वो भी बहुत ही सक्सेसफुल। एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन इन लखनऊ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ऑर्थोपेडिक वाली फील्ड है, ये आपने पहले क्यों चुनी? जब मैं एमबीबीएस खत्म कर रहा था तो फिर ये था कि एमएस करें, एमएस के बाद एमसीएच किया जाए। उस समय ऑर्थोपेडिक्स जो था वो एक स्पेशलिटी होती थी, जिसमें आप डायरेक्टली सब स्पेशलिटी करने के लिए आपको बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे 6 महीने, साल भर आपने ट्रेनिंग कर ली, सपोज जॉइंट रिप्लेसमेंट में ट्रेनिंग कर ली या स्पोर्ट्स मेडिसिन में ट्रेनिंग कर ली, तो आप एक सब स्पेशलिस्ट बन सकते थे। उसके अलावा जैसे जनरल सर्जरी किया, फिर 3 साल के बाद में फिर आपने एमसीएच एमडी किया। मुझे लगा कि ये, और उस समय हमारे एक आर्मी हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर में जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर बना था, एक्सक्लूसिव सेंटर था, जो पूरे इंडिया में एक ही सेंटर था जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए था। तो वो देख के मुझे बड़ा फैसिनेशन लगा कि ये बहुत एक्सक्लूसिव सेंटर है, और मैं अगर सब स्पेशलिटी कर लेता हूँ तो मैं भी एक एक्सक्लूसिव सेंटर में अच्छे से काम कर पाऊंगा और जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी। सर, आपने भी मेंशन किया कि जब आप आर्मी से, आपने कुछ अभी बात करी कि आप आर्मी में भी आपने कार्य किया है, और मैंने जैसा इंट्रोडक्शन में बोला, यू आर द ग्रुप कैप्टन। तो सर, थोड़ा सा इस बारे में भी परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये एक बड़ा ही, जब किसी के नाम के आगे कैप्टन, कर्नल जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ड्यू रिस्पेक्ट आ जाती है। सर, वैसे भी आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है और समाज में एक बहुत बड़ा चेंज आप लेके आते हैं, लेकिन जब ये नाम जुड़ जाता है तो लोगों को कहीं ना कहीं और रिस्पेक्ट, ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो सर, थोड़ा सा बताइए वो जर्नी आपकी कैसी थी? जी, एमबीबीएस मैंने आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से किया था 1989 में। उसके बाद 94 में मैं कमीशन हुआ एयरफोर्स में। तो मैंने करीब करीब ऑलमोस्ट 25 ईयर्स और 9 मंथ्स एयरफोर्स में सर्विस की जी। और इस दौरान काफ़ी एयरफोर्स स्टेशन में पोस्टेड रहा, और मैंने ऑर्थोपेडिक्स भी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से की। फिर मैं अब्रॉड गया अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए। मैं यूएस भी गया था, न्यूयॉर्क पे, और मैं कनाडा में भी गया, टोरंटो में। तो इस पूरा जो पीरियड था मेरा 25 ईयर्स का, काफ़ी फ्रूटफुल रहा।
और मैं जो बोलूँगा कि जो आज मैं बन पाया हूँ वो काफ़ी कुछ मैं क्रेडिट दूंगा अपने आर्म फोर्सेस को। और क्योंकि जिस तरह का डेवलपमेंट होता है जो बाकी बाहर सिविल में जो जिस तरह का लोगों को नहीं मिलता है, और पेशेंट से बात करने का तरीका और आपका खुद का लाइफस्टाइल, सोशल लाइफस्टाइल, फिटनेस, ये सब चीज़ें मुझे एयरफोर्स में रह के ज़्यादा करने को मिला। कितना फ़र्क लगता है जब आप अपने आप को वहाँ पे एक पर्सनल के तौर पे देखते हैं और जब आप एक सिविलियन के तौर पे देखते हैं, तो कितना डिफरेंस आप देख पाते हैं? डिफरेंस मैं बिल्कुल जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम कर रहा हूँ। डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ पे भी जो जनरल आता था या सीनियर मोस्ट रैंक वाला आता था और सिपाही आता था उसको भी उसी तरह ट्रीट करता था। और अब मैं सिविल में भी आके या कोई बहुत रिच पेशेंट आ गया या बहुत पुअर पेशेंट आ गया जो आयुष्मान वाला है, उनको भी एक तरीके से ट्रीट करता हूँ। सर आगे चलते हैं हमारे इस टॉपिक पे जिसके लिए हम आज एकत्रित हुए और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले सर हम लोग बात करना चाहेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस आजकल के समय में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80 से 90% जनता समवेयर और द अदर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इससे ग्रसित होती है, लेकिन कई बार उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि ये एग्जैक्टली क्या है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती टाइप ऑफ अर्थराइटिस के बारे में, क्योंकि उन्हें कहीं भी दर्द है तो उन्हें अर्थराइटिस समझ में आते हैं और अर्थराइटिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो सर थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए प्लीज। पहले तो आपको ये बता दूं कि अर्थराइटिस क्या होता है। तो उसके लिए पहले जानना है कि हम लोग जोड़ क्या होता है। तो हमारे शरीर के जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, उसके दो एंड होते हैं। एक ये एंड है, एक ऊपर का एंड हो गया। तो ये थाई बोन है और ये लेग बोन है। तो इसमें जो एंड्स होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ये कार्टिलेज है, और इसके नीचे जो व्हाइट कलर की ये गद्दी है, इसको मेनिस्कस या कुशन बोला जाता है आम भाषा में। तो ये दोनों जब जोड़ आपस में मिलते हैं तो ये जॉइंट बनता है, इसको जोड़ बोला जाता है। और ये जोड़ में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे धीरे धीरे कार्टिलेज घिसता है, उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का कार्टिलेज घिसना शुरू हो गया है। ओके। अब जो एडवांस आर्थराइटिस होगी उसमें आप देखेंगे कि पूरा घिस गया है। तो ये स्टेज जब आ जाती है तब आपको फिर सर्जरी की जरूरत पड़ने लगती है, जब बहुत होता है। तो हमको ये देखना है कि हम नॉर्मल स्टेज से वो जो पहला वाला मैंने दिखाया आपको उस स्टेज के बीच में किस तरह इसकी रोकथाम कर सके। तो ये आर्थराइटिस इस तरह है। और आर्थराइटिस जो है ये एज के साथ जो होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी आर्थराइटिस कहते हैं। और जो बाकी आर्थराइटिस होती है वो सेकेंडरी आर्थराइटिस होती है, जिसमें आपके इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस आएंगे, जो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होती है, जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है जो यंग एज में भी शुरू हो सकती है, 15-20 साल में भी शुरू हो जाती है। कभी कभी ये महिलाओं को ज्यादा होती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। एंड उसके बाद आता है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी, जिसमें स्पाइन को से रिलेटेड आर्थराइटिस शुरू होती है, जो हिप्स और नी में भी इन्वॉल्व करती है। ये भी कभी कभी बहुत यंग एज में शुरू हो जाती है, 15 से 20 साल में, जिसको हम लोग जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये कम एज में भी शुरू हो जाती है। फिर आता है एक सोराटिक आर्थराइटिस, जैसे स्किन की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, उसमें 7% मरीजों को सोराटिक आर्थराइटिस भी डेवलप हो सकती है। तो उनकी जैसे हिस्ट्री लेंगे तो उनको पता चलेगा स्किन की प्रॉब्लम थी और अब आर्थराइटिस हो रही है, तो सोराटिक आर्थराइटिस हो रही है। और एक तरह का होता है गाउटी आर्थराइटिस, जैसे लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसका ठीक से इलाज नहीं करते, तो वो अधिकतर टोज में या घुटनों में, बड़े जॉइंट्स में आर्थराइटिस होती है। उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि किडनी में स्टोन्स भी बन जाते हैं, तो वो सब प्रिकॉशंस भी लेने हैं, उसका इलाज प्रॉपरली करते रहें। तो ये जैसे सेकेंडरी आर्थराइटिस में एक पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस भी हो गया। पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस जैसे कि नी में इंजरी हो गई, अब अधिकतर लोग नी में लिगामेंट इंजरी हो गई या कुशन इंजरी हो गई। जैसे ये देखेंगे कि इसमें ये जो एक लिगामेंट है इसको एसीएल बोलते हैं। कॉमन इंजरी होती है एसीएल की, जो स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये कुशन है, इसको मेनिस्कस कहते हैं। जब इनमें टियर होता है या इंजरीज होती है और इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अच्छा, तो फिर धीरे धीरे ये आर्थराइटिस में डेवलप होता है। तो उसमें क्या होगा कि आपका एक नी तो ठीक है और दूसरे नी में आर्थराइटिस डेवलप होती है, इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। तो इस तरह आर्थराइटिस बहुत तरीके की हो जाती है, किसका क्या है, कैसे इलाज करना है। इसके लिए प्रिवेंशन में यही होगा कि आप समय पे इसका इलाज करा लें, लिगामेंट की सर्जरी करा लें, मेनिस्कस को बचा लें। मेनिस्कस रिपेयर होता है आजकल और मेनिस्कस निकाल दिया जाता है कुछ सर्जरीज में, तो फिर उसमें आर्थराइटिस जल्दी शुरू हो जाती है। अच्छा सर, हाउ इज sciatica different from all these types of arthritis you have just mentioned? Sciatica टोटली डिफरेंट चीज है। Sciatica एक बेसिकली एक लेमन टर्म है और बेसिकली क्या होता है कि कमर में जो नसें निकल रही हैं हमारी, जो हमारे दोनों पाँवों में जाती हैं, उनमें अगर दबाव होता है तो जो दबाव होता है उसकी वजह से हमारे पैर में जो झंझनाहट होती है, वो झंझनाहट हमारे
पीछे भी हो सकती है, थाई के पीछे से चली जाएगी या थाई के सामने से भी जा सकती है, उसको लेमन में sciatica बोला जाता है। वो कोई एक बीमारी नहीं, एक तरह का एक सिम्टम है कि मतलब कि ये हमको नर्व्स दब रही है और रेडिएशन हो रहा है पेन का, उसको sciatica कहा जाता है। अच्छा सर, अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चलते हैं, जैसे इनके जो रीजंस हैं होने के, लाइक कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है या व्हाटएवर, जो सेकेंडरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड है या व्हाटएवर, इनका बेसिक रीजन अगर एक इंसान जब शुरुआत करता है तो ये कहाँ से शुरू हो सकते हैं? क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या लाइफस्टाइल इश्यूज हो सकते हैं? इसको भी सर प्लीज। देखिए, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नॉर्मली हम लोग जो आर्थराइटिस कहते हैं, वो एज के साथ आती है। मतलब आपके 50-60 हो गया। कुछ लोगों को, जैसे किसी को फैमिली में हिस्ट्री में आर्थराइटिस है, मदर फादर को है या उनके मामा किसी को रिलेशन में है, तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको, तो वो अर्ली एज 50-60 में भी शुरू हो जाता है। जनरली 60 to 70 के बीच में ये प्राइमरी आर्थराइटिस होगी, जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होती है। बाकी जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, वो जल्दी भी शुरू हो सकती है, किसी को 15 साल में, 20 साल में, 40 साल में। तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, उसका इन्फ्लेमेशन रोक के रखें। तो वो एक डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, आप रेगुलरली उसको खाइए, उसका अपना उसके साइड इफेक्ट को देखने के लिए ब्लड टेस्ट कराते रहिए, रेगुलरली 3-3 महीने में फॉलोअप करते रहिए। बेसिक हमारा एम रहता है कि हमको एकदम एडवांस आर्थराइटिस में नहीं पहुंच जाना है और जिसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो हमको उसको बचाना है। जैसे मैंने आपको स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस दिखाया, तो हमको वो फर्स्ट नॉर्मल से लेके बीच में कहीं पे रोक देना है उसको। तो जो प्राइमरी आर्थराइटिस होती है, वो जैसे आपका, उसके काफ़ी सारे रीजंस होंगे जिसको किन लोगों को ज़्यादा हो सकती है। जैसे चोट लग गई है, तो चोट लगने के बाद है तो आप उसकी सर्जरी टाइम पे करा लें, टाइमली ट्रीटमेंट करा लें। और जिन लोगों को फैमिली में आर्थराइटिस है, जैसे हेरिडिटरी है, किसी को पेरेंट्स को आर्थराइटिस है, तो उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अच्छा सर, लोगों का वेट भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है आर्थराइटिस के। अक्सर बोला जाता है कि जब भी किसी सर्जन के पास या ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, तो उनका सबसे पहला होता है वेट लॉस करिए। जी, वेट सबसे इम्पोर्टेंट है। वेट ही एक ऐसा फैक्टर है जो आपके हाथ में है। मैं उसको बोलता हूँ जैसे कि एक मॉडिफाइबल फैक्टर। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर आर्थराइटिस महिलाओं को ज़्यादा होता है, क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, वजन उस हिसाब से ज़्यादा होता है, और एक्सरसाइज उतनी नहीं करते हैं, तो महिलाओं को ज़्यादा है। अब आप अगर महिला है तो आप चेंज तो नहीं कर सकते अपने आप को। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है आर्थराइटिस की, तो वो तो रहेगी। तो एक ही फैक्टर है जो मॉडिफाइबल फैक्टर है, वो है वेट। और उसके लिए आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं डाइट के थ्रू। तो 70% जो वेट है वो आपका डाइट से कंट्रोल होगा, बाकी 30% जो है एक्सरसाइज से होगा। तो बहुत लोग होता है कि भाई हमको तो आर्थराइटिस है, हम तो वॉक ही नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है कि आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है आर्थराइटिस के मरीजों को जो नॉन वेट बेरिंग हो। इसका मतलब है कि आपका वजन नहीं आए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। उसमें 2 एक्सरसाइज ऐसी आती है। एक होता है साइकिलिंग। अगर आप एजेड है तो आप घर पे बैठ के भी स्टेशनरी साइकिल चला सकते हैं। आजकल साइकिल्स भी जो आती है वो सिर्फ पैडल साइकिल्स आती है। आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, घर में रखने की जगह प्रॉब्लम है तो भी नहीं है। वो पैडल्स होते हैं, आप अपना नॉर्मल चेयर में बैठिए, टीवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, सीरियल देखिए, और उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो थोड़े यंग हैं वो आउटडोर साइकिलिंग कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है स्विमिंग में भी हमारा बॉडी का वेट नहीं आता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन उसमें किया जाता है। अगर कोई लोग कहते हैं कि हमें स्विमिंग नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, आप अपना एक चायर लीजिए, एक ट्यूब में आप चले जाइए, आप पानी में वॉक करिए। वो भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें स्विमिंग नहीं आती इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं आर्थराइटिस के मरीज होने पे। सर, जैसे जब किसी की शुरुआत होती है, ऐसे तो किसी को पता नहीं चलता है, बड़े बार स्टिफनेस से शुरुआत होती है, पैरों में थोड़ा सा भारीपन है, उठाने में दिक्कत हो रही है, या बॉडी के किसी भी जॉइंट, किसी भी पार्ट में, ये जब अब जैसे आपने बोला स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस हैं, शुरुआत हुई, थोड़ा सा खराब हुआ, फिर ज़्यादा खराब हुआ, किस समय इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए एंड शुड मीट अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर? कि स्टिफनेस शुरुआत हो रही है तभी, या पहले इसको कोशिश करनी चाहिए सेल्फ लेवल पे हैंडल करने? देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम होता है आर्थराइटिस का, पेन होता है। तो पेन शुरू में आपको नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं लगेगा। आप बहुत जब चल के आ जाते हैं, 4-5 किलोमीटर हमने वॉक करके फिर घर आ गए, फिर आपको लगेगा थोड़ा दर्द हो रहा है। या शुरुआत में आप जैसे आप मूवी हॉल में बैठे हैं, मूवी हॉल में बहुत देर पैर मोड़ के बैठे हैं, तो आप जैसे ही उठेंगे, मूवी खत्म हुई या इंटरवल के समय उठे आप, तो थोड़ा सा आपने देखा कि पैर में हल्का सा आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है। और फिर आप जब सीढ़ियां उतरने लगे तो और थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगा। ये बिगनिंग ऑफ सिम्टम्स हैं आर्थराइटिस के। तो बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं कि अरे ये तो बैठे हुए थे इसलिए हो गया। बट आप अगर ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि आर्थराइटिस की शुरुआत है। तो शुरुआत में इस तरह का होगा कि बहुत देर बैठने के बाद जब उठेंगे, स्पेशली लो सेटी पे बैठे, जैसे मूवी हॉल में या कार में, आप बहुत लंबी ड्राइव के लिए जा रहे हैं, 3-4 घंटे की ड्राइव पे गए, तो बीच में जब आप वॉशरूम के लिए निकले या चाय के लिए निकले, तो आपको लगेगा कि इसमें
थोड़ा सा दर्द शुरू हो रहा है, तो वो आर्थराइटिस के शुरुआती सिम्टम है। फिर धीरे धीरे जैसे आप 5-6 किलोमीटर चलते थे, फिर आप 3 किलोमीटर आएंगे, 2 किलोमीटर आएंगे, फिर आप धीरे धीरे वॉक करना बंद कर देंगे, घर पे रहने लगे। तो ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है ओवर ईयर्स, एक दिन में नहीं डेवलप होती आर्थराइटिस। ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी आर्थराइटिस की। जो सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, रूमेटॉइड और बाकी, उनमें अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। उनमें मॉर्निंग में उठ के बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। जैसे लोग कहेंगे कि भाई उंगलियां मोड़ने में, या सुबह उठते हैं हमें ब्रश करने में, या आटा गूंद रहे हैं तो हमारे आधा घंटा 1 घंटा तक हम उंगलियां ही नहीं मोड़ पाते हैं, में बाल नहीं बना पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हम उठते ही जब जमीन पे पैर रखते तो हम पैर रख नहीं पाते हैं। हाँ जी, तो ये क्या होता है कि जैसे कि बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई लुब्रिकेशन नहीं हुआ है, तो बॉडी बिल्कुल, जॉइंट्स बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं। और ये प्राइमरी आर्थराइटिस में भी लोगों को होता है कि बहुत रात में, जैसे ओल्ड पेशेंट हैं, बाथरूम जाना है, तो बाद में उठेंगे तो बोलेंगे हमारे पैर सीधे नहीं हुए, और पैर में रात में दर्द हो रहा था, उसकी वजह से बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं और दर्द होता है। तो ये जब स्टेज आ जाती है, तो ये स्टेज आ जाती है जब आपको लग रहा है कि ये सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, कि नाइट में भी आपको जो पेन हो रहा है और बाथरूम जाने में डिस्कम्फर्ट होने लगा, पेन होने लगा, तो वो एडवांस स्टेजेस पे पहुंच गए आप। सर, ये जो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है, मैं अभी का तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत डरते हैं इससे। अगर डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, तो फिर वो पर्सन कोशिश करता है कि मैं हर जगह चला जाऊं, कोई भी तरीके में, किसी भी पैथी में कुछ ऐसा हो जाए कि सर्जरी ना करानी पड़े, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो सर्जरी हुई तो फिर उसके बाद मेरी एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी ना, आई वोंट बी एबल टू जंप बैक टू माय ओरिजिनल स्केड्यूल्स। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है इंडिया में कि कोई भी सर्जरी से आदमी डरता है, और स्पेशली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से। आजकल क्या हुआ है कि हर जगह पे नी सर्जरी हो रही है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है। तो किसी की एक्सपर्टीज है, किसी की एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन वो एक पेशेंट जो खराब होता है वो 100 पेशेंट को डरा देता है। बिल्कुल। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि वहां पे जाएं जहां पे लोगों का, डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है, और या फिर आपने जहां पे किसी ने सही सर्जरी हुई है, उसका एक्सपीरियंस गेन किया है, वहाँ पे जाइए। आप ये नहीं कि कम पैसे में कहीं सर्जरी हो रही है वहाँ पे चले गए करा लिया, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम सर्जरी है। ये कोई ट्रॉमा सर्जरी नहीं है कि आपकी प्लेट लग गई और आपका हड्डी जुड़ गई और काम चल गया। इसमें आपका पूरे लाइफ का सर्जरी है, और इसमें अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, कोई सी बढ़िया से बढ़िया इंपोर्टेड इम्प्लांट लगा देंगे, लेकिन अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो घिसेगा। इसको मैं एग्जांपल दूंगा, आपका कोई भी कार है, आप मर्सिडीज ले लें चाहे मारुति ले लें, उसमें अगर अलाइनमेंट गड़बड़ होगा तो उसका टायर घिसेगा, चाहे वो मर्सिडीज का ही हो। तो आप इतना भी इंपॉर्टेंट इम्प्लांट लगा रहे हैं, अगर सर्जरी ठीक से नहीं हुई है तो शुरू के 2-3 साल तो ठीक लगता है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि सही तरीके से इलाज करें, और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ लोगों के सर्जरी खराब हो जाती है, या कुछ लोग बोलते हैं हम 3 महीने तक बिस्तर पे रहे, हमारा ये नहीं हुआ। ये सर्जरी की टेक्निक, और सर्जरी अगर बहुत सॉफ्ट स्किल सर्जरी होती है और प्रिसाइज सर्जरी करनी होती है, इसमें अगर सर्जरी बिल्कुल सही ढंग से हुई तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। आपकी रिकवरी विदिन, हम तो 48 घंटे में लोगों को घर भेज देते हैं। अच्छा, 6 घंटे के बाद चला देते हैं और 48 घंटे में घर भेजते। तो आजकल अब्रॉड में, तो हमारे कंट्री में इतनी फैसिलिटी नहीं है, अब्रॉड में तो ये डे केयर सर्जरी हो गई है। अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप मॉर्निंग में सर्जरी कराइए और घर जाइए। यहाँ पे, वहाँ पे विदेशों में ये होता है कि एक रिहैब सेंटर्स होते हैं, तो लोग वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट और एक जनरल मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जो कोई भी दवाइयाँ देनी वो चलता रहता है। इंडिया में इस तरह की फैसिलिटीज अभी शुरू हो रही है, कहीं कहीं पर रिहैब सेंटर बन रहे हैं, बट जनरली लोग घर ले जाने में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब और एक दिन रख लीजिए। मैं तो सबको जल्दी से जल्दी, क्योंकि हॉस्पिटल इज नॉट द प्लेस टू लिव, इट इज फुल ऑफ बैक्टीरियाज। तो मैं कहता हूँ कि उनको डराता हूँ कि भाई आपके बैक्टीरिया लग जाएगा, आप तो ओल्ड है, आप घर जाइए, वो सही जगह रहेगी। तो मोस्ट लोग पेशेंट, और कुछ लोग जो दूसरी सर्जरी कराने आते हैं वो तो नेक्स्ट डे बोलते हैं कि सर हमको घर भेज दीजिए। तो वो तो 36 घंटे के अंदर, मतलब 24 आवर्स में घर जा रहे होते हैं। आज सर्जरी की, कल घर चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरना नहीं है इसमें। मैंने अपनी मदर की भी सर्जरी की है, दोनों नीज चीज की है, मैंने अपने फादर इन लॉ की भी सर्जरी की है और अपनी मासी की भी की है। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। तो सर्जरी अगर आसान होता है अपनी फैमिली मेंबर्स की सर्जरी कर पाना? इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट अब्रॉड में देखा जाए तो मेडिकल एथिक्स डजंट अलाउ अपने क्लोज रिलेटिव्स की सर्जरी, स्पेशली पेरेंट्स की सर्जरी तो बिल्कुल मना करते हैं। लेकिन माय फादर वांटेड कि, मेरी मदर को थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सर्जरी कर रहे होगे तो तुम ही करोगे, क्योंकि तुमको सब पता है इसके बारे में। तो मैंने ही की थी, और उन्होंने भी काफ़ी डिले किया था। और उन्होंने मुझसे एक बार वो बाथरूम में गिर गई, फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे सर्जरी कर दो, अब कल मुझे सर्जरी कर दो। और बहुत दिन तक वो वेट करती रही कि इसी तरह, जैसे आपने कहा कि काफ़ी लोग डरते हैं, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगर मरीज तैयार नहीं हो तो सर्जरी करेंगे? मैंने कहा नहीं, मरीज तो रेडी होना चाहिए, चाहे वो मेरी मदर ही क्यों ना हो।
तो जब तक मेरी मदर रेडी नहीं हुई, क्योंकि देखिए सर्जरी का फायदा तभी होगा जब पेशेंट खुद रेडी होगा मेंटली इमोशनली, और एक इमोशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग जबरदस्ती घर के प्रेशर में जो लोग सर्जरी करा लेते हैं, लेडीज आ जाती है और फिर वो बोलती रहती है हमें दर्द हो रहा है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है। तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होकर आइए कि आपको ठीक होना है, आपको सोशल एक्टिविटी। देखिए ये सर्जरी आपके पेन के साथ में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जैसे जैसे एज होती जाएगी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आप सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहे, आप मैरिजेस में नहीं जा रहे, लोगों से मिल नहीं रहे, आप घर में बंधे हुए, तो आप मेंटली डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये सर्जरी कराइए, डरिए मत। एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने में कितना टाइम लगता है लगभग आज की एडवांस टेक्निक्स के साथ में? ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल है, जैसे थोड़े बहुत आर्थराइटिस होती है, एक होता है कि बहुत एडवांस आर्थराइटिस हो गई, तो जनरली 1 घंटे के अंदर सर्जरी स्किन टू स्किन खत्म हो जाती है। अच्छा। चाहे कैसा भी हो। और अगर थोड़ा सा डिफेक्ट ज्यादा है जिसमें हमें थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम उसके अनुसार बढ़ता जाता है। सर जैसे कि आपके इंट्रो में भी हमने बताया कि आपने काफ़ी सारी शोल्डर, हिप और आपकी इसकी जॉइंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करी है। कौन सा सबसे टफ होता है आपके हिसाब से? देखिए मुझे हिप रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि ये एक सर्जरी होती है जो बिल्कुल मैकेनिकल सर्जरी है, लाइक मैथमेटिकल सर्जरी है, क्योंकि जो भी हेड हमारा सेंटर होता है उसको हमको उतना ही रिप्लेस करके उतना एग्जैक्टली पैर की लंबाई लानी होती है। नी रिप्लेसमेंट में ज़्यादा लंबाई का इशू नहीं होता है। हिप रिप्लेसमेंट में आप पैर छोटा बड़ा कर सकते हैं, किसी का हिप थोड़ा अंदर की तरफ है, किसी का ऑफसेट बोलते हैं हम लोग उसको, कि मतलब सेंटर ऑफ हिप से जो हिप होता है वो उसको ऑफसेट बोलते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करना होता है। तो वो बहुत मुझे मैथमेटिकल सर्जरी लगती है, उसको रिप्रोड्यूस करना, उसको कैलिब्रेट करना और उसकी प्लानिंग करना, तो वो बढ़ता है। और दूसरा है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। अच्छा। जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। स्पेशली जैसे शोल्डर पेशेंट को आर्थराइटिस हो जाती है, एज के साथ में रोटेटर कफ आर्थराइटिस हो गई है और पेशेंट फिर पूरा नॉर्मल, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन से शोल्डर की सर्जरी की, इतने अच्छे रिजल्ट आए। सर अभी जब हम लोगों ने बात करी थी बहुत सारी सर्जरीज की, तो एक वेस्ट इंडीज प्लेयर हैं इयान बिशप के नाम से, जिनकी आपने शायद सर्जरी करी या कुछ ट्रीटमेंट किया है। सर उसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो लोग स्पोर्ट्स को बड़ा पसंद करते हैं उनको ये बड़ा इंटरेस्ट देता है कि अच्छा किसी प्लेयर को भी कभी ये इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा सा सर उसके बारे में बताइए। जी, प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को तो बहुत ज़्यादा नीज इश्यूज होते हैं, और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन आपने देखा होगा कि बीच में थोड़े दिन के लिए रेस्ट पे चले गए, सर्जरी कराई। तो इयान बिशप जो वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर है, वो लखनऊ में थे और वो यहाँ पे उनके वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ आए हुए थे, तो कमेंट्रेटरी करते हैं आप लोग जैसे जानते हैं। और उनको कुछ नी में इश्यूज़ थी, वर्ल्ड कप के दौरान भी उन्होंने इंग्लैंड में भी दिखाया था, बट उनको कुछ रिलीफ नहीं मिला था, वहाँ पे कोई इंजेक्शन लगाया गया था। फिर फाइनली वो मुझे दिखाने के लिए आए जब अपोलो हॉस्पिटल में था, तो फिर उनका डायग्नोसिस किया मैंने, एक पटेलोफीमोरल सिंड्रोम था, उनको कुछ इम्पिंज हो रही थी चीज़ें, और उनको मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया और वो तुरंत सर्जरी के लिए रेडी हो गए। मतलब आप आज मुझे दिखाया है, कल मॉर्निंग में उनकी सर्जरी की, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि वो उसी दिन शाम को ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट में जा रहे हैं। ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट मतलब पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके जाना है आपको, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से उनको बारबाडोस जाना था। तो इतनी लंबी फ्लाइट, और ऐसे में क्या होता है कि जब हम आर्थोस्कोपिक सर्जरी मैंने उनकी की, सब सही रहा, बिल्कुल रहा, पोस्ट ऑप रिकवरी भी बढ़िया रही, लेकिन सेम डे उनको जाना था। और उनकी लंबाई इतनी है कि हमारे पास उतने लंबे क्रचेस भी नहीं थे, और फिर उनको जब ट्रैवल करना था तो हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ा जिससे कि उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होता। क्या होता है कि ये सर्जरी के बाद में और लंबी फ्लाइट में एज सच आपके डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं काफ में, और सर्जरी के बाद तो ज़्यादा हो जाते हैं। एंड इसमें फिर हमको कुछ स्पेशल मेडिसिन और कुछ इलेक्ट्रिक थेरेपी हमने लगाई जिससे मसल्स टोटल फ्लाइट के समय कॉन्ट्रैक्ट करते रहे, एंड सब कुछ सही रहा, बहुत बढ़िया रहा। एंड आज जब भी आप लोग उनको देखते रहते होंगे टीवी पे कमेंट्री करते हुए। सर जब आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन, ये एक नॉर्मल स्पिरिट की बात है, एक आम इंसान को जब आप ट्रीटमेंट करते हैं या सर्जरी करते हैं और एक स्पोर्ट्स पर्सन की जब सर्जरी करते हैं, तो आपको कितना डिफरेंस दिखता है माइंड सेट में या उनका जो अप्रोच होता है टुवर्ड्स देयर सर्जरी और ट्रीटमेंट प्लान, आपको कितना डिफरेंस? स्पोर्ट्स पर्सन का माइंड सेट उसका बहुत ज़्यादा उसको रहता है कि मुझे बैक टू स्पोर्ट जाना है। जी, मैंने कुछ लोगों के जैसे अंडर 19 क्रिकेट प्लेयर्स है यूपी के, उनके शोल्डर की सर्जरी की है, तो वो लोग इतना मोटिवेटेड होते हैं रिहैबिलिटेशन करने के लिए, उनकी रिकवरी इतनी फास्ट होती है, और ही इज बैक टू स्पोर्ट्स, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं,
और ये तो मैं जैसे आर्मी में भी रहा था, तो वहां पे भी मैंने देखा था कि जो रिक्रूट्स होते हैं, हम रिक्रूट्स का कोई भी सर्जरी करते थे, वो 6 हफ्ते में 2 महीने में रिकवर करके बैक टू फिटनेस हो जाता था। और वही हम दूसरे जवान का करते थे जो ऑलरेडी एनरोल्ड है, वो अपना धीरे धीरे टाइम लेता था कि हम अभी रिकवर हो रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका मोटिवेशन कितना है और आपको आगे क्या करना है। 2 महीने में 3 महीने में रिकवरी जो हो रही है, वो फिर आपका मोटिवेशन है कि मुझे ट्रेनिंग लॉस नहीं करना है, मुझे वापस एकेडमी पहुंचना है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक आम आदमी होता है, वो कहेगा कि ठीक है, थोड़ा सा ऑफिस में छुट्टी और ले लेंगे, थोड़ा सा लिखवा लो रेस्ट, अभी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार जाएंगे, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे। तो वो एक होता है कि आपका कंपनसेशन, वर्क मंथ्स कंपनसेशन जिसको कहते हैं, उस वजह से उनकी रिकवरी स्लो रहती है। कहीं ना कहीं मोटिवेशन, जो सेल्फ मोटिवेशन है, वो हीलिंग स्पोर्ट्स पर्सन आर टू गुड। जितने भी हम ACL सर्जरी करते हैं या शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है उसकी सर्जरी करते हैं, ये सारे पेशेंट्स रिकवर करने के लिए बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और बहुत अच्छा रिहेबिलिटेशन करते हैं। एक प्रॉब्लम सर बड़ी देखी गई है कि लोग बड़ा उसके बारे में कमेंट करते हैं, मेरी फैमिली में भी मैंने 1-2 लोग को सुना है, टक टक की आवाज आना जॉइंट से। वो पैर अगर ऐसे मोड़ रहे हैं या जॉइंट्स, मतलब मैं उसको एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म नहीं बता पाऊंगी, बट वो आवाज आना जिसको हम बोलते हैं चटकने की आवाज, जी। और वो पूरे जॉइंट्स के साथ होता है। तो क्या ये, और बड़े सारे लोगों को ये हो रहा है बट दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, तो ये क्या बड़ी नेचुरल चीज है या ये कोई स्पेसिफिक चीज है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए, आर्थराइटिस के स्टेजेस हैं, जैसे मैंने बताया कि जो पहले की ग्रेड 2 आर्थराइटिस होगी, जो थोड़ी शुरुआत की आर्थराइटिस है, ग्रेड 4 के बीच में पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ सर्जरीज आप की जा सकती हैं, नॉट रिप्लेसमेंट, उसको हम लोग नी प्रिजर्विंग सर्जरीज बोलते हैं। जिसमें जैसे कि होता है कि हम लोग चेक करते हैं पूरा हिप का अलाइनमेंट, पूरा बॉडी का अलाइनमेंट चेक करेंगे, हिप से लेके एंकल तक का। तो अगर उसमें अलाइनमेंट प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक करेक्टिव सर्जरी की जाती है, अलाइनमेंट सर्जरी बोलते हैं उसको, जिसको बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। उसमें टिबिया जो लोअर पार्ट ऑफ लेग बोन है उसको हम लोग थोड़ा सा कट करके एक प्लेट लगा देते हैं, उसका अलाइनमेंट चेंज देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर गाड़ी का अलाइनमेंट गड़बड़ है तो क्या होता है, तो उसमें हमारा टायर जो है वो घिसता रहता है। तो एक तरफ से टायर घिस रहा है, यहाँ पे जो हमारा टायर है, तो जैसे कि ये अलाइनमेंट गड़बड़ होगा तो क्या होगा कि सारा वेट हमारा इस तरफ अंदर से आ रहा है, सारा वेट इस तरफ से आएगा तो ये पार्ट घिसेगा। ओके, ठीक है, वेट इधर इस तरफ आ ही नहीं रहा है, वेट सिर्फ अंदर की तरफ आ रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसा बोन को काटेंगे कि ये अलाइनमेंट शिफ्ट हो जाए, ये सेंटर यहाँ से अलाइनमेंट की जगह पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाए जी। तो उसको हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। ये जनरली सर्जरीज हम लोग 55 से कम एज है उनको एडवाइस करते हैं, जिससे उनको एक टाइम मिल जाता है 10 साल 15 साल नी रिप्लेसमेंट को डिले करने के लिए। और कभी कभी होता है कि बहुत अच्छा अलाइनमेंट हो गया और शुरुआत में ही पकड़ लिया हमने, तो नी रिप्लेसमेंट अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है जो लोगों को पता नहीं होता है, और जब भी इसको हम एडवाइस करते हैं, बहुत कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमको अभी नहीं कराना है, और जबकि पता है कि अलाइनमेंट गड़बड़ है और वो धीरे धीरे घिसेगा। अब गाड़ी का अलाइनमेंट गड़बड़ होता है तो आप अलाइनमेंट ठीक कराते हैं, हर बार टायर जाके चेंज नहीं कराएंगे। बिल्कुल। तो यही अलाइनमेंट हमारी बॉडी का अगर खराब है तो उसकी अलाइनमेंट सर्जरी की जा सकती है, जिसको हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। तो ये नी रिप्लेसमेंट और इसके बीच का पार्ट है जिसको अवॉइड करना है। तो हाँ, अगर आप नी रिप्लेसमेंट चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो कुछ पायलट्स के बारे में आप बता रहे थे कि उनकी सर्जरी करने के बाद दे वेंट बैक टू देयर नॉर्मल शेड्यूल, जो कि जब एयरक्राफ्ट इंसान उड़ाता है या जो भी पायलट है, जो भी चीजें होती है, सर वो जो आपने शेयर किया था वो जरा हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर उन्हें पता चले तो। मैं जैसे एयरफोर्स में था तो बहुत सारे पायलट्स भी होते थे जिनको हिप में प्रॉब्लम्स हो जाती थी, किसी वजह से एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया या किसी चोट की वजह से हो गया, तो उनके भी मैंने हिप रिप्लेसमेंट किए हैं। और हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद दे आर बैक टू फ्लाइंग। आप समझ रहे होंगे कि एक बहुत हाईली टास्क होता है जिसमें कभी कभी इजेक्शन की जरूरत पड़ती है, स्पेशली फाइटर एयरक्राफ्ट है या किसी में भी एयरक्राफ्ट में कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो सिमुलेशन में उनको 4 फीट ऊपर से जंप कराया जाता है। तो मतलब इतना सक्सेसफुल सर्जरी रहती है ये हिप रिप्लेसमेंट कि आप 4 फीट ऊपर से कूद जाएं, और वो उनको टेस्ट किया जाता है, तभी उनको बैक टू फ्लाइंग देंगे। तो हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन जो बैंगलोर में है, उसमें ये जितने भी पायलट्स होते हैं उनको जब भी मेडिकली अनफिट होते हैं उसके बाद में बैक टू फ्लाइंग के लिए उनको वहाँ जाना पड़ता है, और ये टेस्ट एक रहता है जिसमें 4 फीट से ऊपर जंप करना पड़ता है। तो ये सारे जो भी बैक टू फ्लाइंग हुए थे, ऐसे मेरे पास 3-4 पायलट्स हैं जो बैक टू फ्लाइंग कर चुके हैं। अच्छा, आम जनता के लिए बहुत बड़ा मिथ होगा कि अगर उनको कोई बोले, लेट्स से कि कोई 50 साल का व्यक्ति है या 45 प्लस में है और उसको बोले कि हिप रिप्लेसमेंट होनी है तुम्हारी या हिप सर्जरी होनी है, तो वो ये सोचता है कि इसके बाद तो मेरे लिए चलना ही एक टफ काम होगा, दौड़ना भागना या फास्ट वॉक करना या जंप करना तो
एक ड्रीम्स की बात है, सपने की बात है, लेकिन ऐसा होता है, इतना सक्सेस रेट रहता है। जी जी जी, हिप रिप्लेसमेंट इज द मोस्ट सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट सर्जरीज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द जॉइंट्स। तो उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, डबल टेनिस खेल सकते हैं, लोग स्कीइंग करते हैं। अच्छा, जो बहुत ही हाई स्किल्ड जॉब हो जाता है स्कीइंग में। और आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, फ्लाइंग। तो मेरे पेशेंट है जो फ्लाइंग भी कर रहे हैं, तो मेरे से पेशेंट पूछता है कि सर हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आप सब कुछ कर सकते हैं, आप फ्लाइंग भी कर सकते हैं अगर करना है तो आपको। तो ये इतना सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपको हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि आप नीचे नहीं बैठे, बहुत पलती वलती मार के नहीं बैठे, उसमें डिसलोकेशन का चांसेस रहता है। तो कुछ आजकल जॉइंट्स हाई लार्ज हेड जॉइंट्स आ गए हैं जिसमें आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका डॉक्टर आपको ये रेकमेंड करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट या शोल्डर रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के लिए आप जाइए, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बैक टू नॉर्मल अपनी जिंदगी जी सकते हैं, और जैसा कि सर ने बताया कुछ भी कर सकते हैं जो आप पहले करते थे, प्रोवाइडेड कुछ थोड़े मोड़े प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं। सर, इसके बाद चलते हैं हम लोग स्पाइन की तरफ, और आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या जो वंस इन लाइफ टाइम ऑलमोस्ट लोगों को देखने को मिलती है, दैट इज सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्टिफनेस, जो बहुत लंबे, जिसको आईटी डिजीज भी कई बार लोग बोलते हैं, हंचबैक की समस्या होती है। इसके बारे में सर बताइए कि ये एग्जैक्टली है क्या, और एक चीज़ और कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, और किस समय इंसान को इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन जी। तो जितने भी आईटी सेक्टर में जैसे लोग होते हैं कि आजकल लैपटॉप का ज़माना आ गया है जी। तो जब लैपटॉप यूज़ करता है आदमी तो वो लैप पे रखता है और गर्दन ऐसे रहती है आपकी। जब गर्दन बेंड रहेगी तो होल प्रोसेस में हमें ये देखना है कि हमारी गर्दन स्ट्रेट रहे जी। तो अगर आप 8 घंटे ऐसे गर्दन करके काम कर रहे हैं तो शाम को जाके आपको नेक में पेन होगा। तो प्रिवेंशन सबसे जरूरी है कि आपको लैपटॉप को डेस्कटॉप में कन्वर्ट करना है। अगर आप लैपटॉप के काम करने के आते थे, ऑफिस में तो आपको डेस्कटॉप मिल जाता है, बट बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, उस समय नहीं होता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप किसी चीज के ऊपर रखिए उसको, लैपटॉप को, उसको आई लेवल पे लेके आइए, और एक एक्सटेंशन कीबोर्ड लेके चलिए जो आपको अलग से, और उसको थोड़ा सा इंक्लिनेशन में रखिए। सो आपको ये पोजीशन की जगह ये पोजीशन में काम करने की आदत होनी चाहिए। ये मैं लैपटॉप के बारे में और डेस्कटॉप के बारे में बताया जो करते हैं। और मोबाइल यूज बहुत हो गया है, लोग बहुत सारा टेक्सटिंग करते रहते हैं और गर्दन ये पोजीशन में रहती है। लेकिन नहीं, आपको अगर टेक्सटिंग करनी है थोड़ा सा आप ऐसे रिक्लाइन में हो जाइए और फिर करिए। आपकी गर्दन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया कि जितने लोग बैठे हुए ऑफिस में काम कर रहे हैं उस समय, ये नेक के लिए है। इसमें लोगों को होता है कि डॉक्टर ने बोला कि, या किसी ने बोला कि नहीं सर्वाइकल है, आपको सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल कुछ नहीं होता है, ठीक है। सर्वाइकल तो नेक को बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं, ठीक है। तो बोले सर्वाइकल हो गया, हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली स्टार्टिंग में जितनी भी नेक की प्रॉब्लम होती है मसल फटीग की वजह से होती है। तो बहुत देर कंटिन्यूअस आपने काम कर लिया एक ही पोजीशन में बैठे बैठे, और नेक बेंड है, तो जब नेक बेंड होती है तो आपका जो सर्वाइकल डिस्क का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको नेक को स्ट्रेट रखना है जिससे प्रेशर कम रहे। प्रेशर आगे की तरफ ज्यादा रहेगा तो आपको बल्ज होगा, डिस्क बल्ज में होगा तो फिर आपको पेन होगा। दूसरी चीज है कि मसल्स को रेस्ट देना है। एक ही पोजीशन में आपने को रखा है, मसल्स को रखा है, तो वो फटीग हो जाती है। तो बहुत जरूरी होगा कि एवरी 20 मिनट्स, तो मैं बोलता हूँ 20-20-20, ये एक आपको दिमाग में बिठा लेना है कि 20-20-20 क्या है। 20 मिनट्स में आपको ब्रेक लेना है फ्रॉम योर टेबल। तो आप चाहे खड़े होइए, सपोज आपको कोई फाइल मंगानी है, किसी के पास जाना है, तो उसको मंगाने की जगह आप अपनी टेबल से उठिए। तो उसमें ये आपको नेक के लिए भी इजी रहेगा, नेक के लिए भी यूजफुल रहेगा, और बैक के लिए भी ये रहेगा कि आपकी बैक भी मसल्स एक ही पोजीशन में बैठे बैठे फटीग हो जाएगी। तो आप 20 मिनट्स उधर उठ के 20 मिनट्स के बाद जाइए। 20 मिनट्स के लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए, नेक को चाहे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके स्ट्रेचिंग करिए। एंड 20 सेकेंड 20 सेकंड्स हो गया, 20 मिनट्स आपने ब्रेक लिया, 20 सेकंड स्ट्रेचिंग किया, आप 20 सेकंड्स के लिए टहल के आइए। तो ये 20-20 का आपको बीच में ब्रेक्स लेते रहेंगे तो आपकी शाम तक मसल्स आपकी ठीक रहेंगे। और पोजीशन आपने नेक ऐसे बेंड करके नहीं रखा है। ये तो दिन का टाइम हो गया जब ऑफिस में काम कर रहे हैं। और सोने के समय अधिकतर लोग बोलते हैं कि नहीं हमको सर्वाइकल बोला गया था, हमने तो पिलो यूज नहीं करना है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, पिलो यूज किया जाए या ना किया जाए। देखिए, जब आप सीधे लेटते हैं तो इतना सा पतला पिलो लगाना है आपको। होल आइडिया अगेन इज कि आपकी नेक सीधी रहे। अगर आप नहीं लगाते तो गर्दन ऐसे हो जाएगी, और अगर आप ज्यादा मोटा लगाएंगे गर्दन ऐसे हो जाएगी। तो गर्दन स्ट्रेट रखनी है। तो जब आप सीधा लेटते हैं तो बहुत पतला तकिया लगाना है। और जब आप साइड में, किसी को साइड में लेटने की आदत है, तो साइड में जब लेटते हैं तो
किसी का शोल्डर बड़ा है, किसी का पतला है जी, ठीक है, तो आपको बॉडी फ्रेम के हिसाब से आपको या तो मेमोरी पिलो यूज करें जो आपके नेक से लेके शोल्डर तक को सपोर्ट उतना हो। किसी का मोटा हाथ है तो आपको उतना सपोर्ट देना है, तो गर्दन ऐसे रहे या ऐसे रहे, लेकिन गर्दन स्ट्रेट रहनी है, तो आपको उस हिसाब से पिलो। तो लोगों को 2 पिलो रखने पड़ेंगे आपको, या मेमोरी पिलो रखिए कि आप सोने के समय कौन सा किस पोजीशन में सोते हैं, उस हिसाब से आपको रखना है। सर इस समय काफ़ी सारे एड्स आ रहे हैं। एक तो पोस्चर करेक्टर बेल्ट्स के आ रहे हैं, दूसरा आता है सर्वाइकल पिलोस जो आजकल खूब मिल रही हैं अमेजोन और हर सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। इनका कितना यूसेज है, इनको यूज़ करना चाहिए कि? देखिए, सर्वाइकल पिलो एक ठीक चीज़ है, उसकी क्वालिटी देखना है आपको, और जो भी घर में दूसरा जो आपके घर में जो पार्टनर है वो देखेगा कि आप वो यूज़ करने के समय आपकी गर्दन क्या है। सारा प्रिंसिपल वही है कि आपकी गर्दन स्ट्रेट रहे। अगर आप कोई बहुत अच्छा सा ले आए, फैंसी सा, और बहुत मोटा सा है वो, जो आपके फ्रेम के हिसाब से शूट नहीं करता है, वो तो है तो अच्छा, बट इट इज नॉट मेंट फॉर यू। तो इट इज बेसिकली एर्गोनॉमिक्स होनी चाहिए कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो जैसे आप चेयर पे भी बैठते हैं, चेयर की हाइट क्या है, ये सब जिससे नेक में प्रॉब्लम्स होती है, आपने हाथ किस पोजीशन में रखा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप वर्क कर रहे हो। कोई छोटा है उसको भी सेम बेंच पे काम करा रहे हैं, अगर कोई लंबा है उसको भी सेम बेंच पे करा रहे हैं, डेफिनेटली यू विल हैव प्रॉब्लम्स। तो दिस इज व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स। तो जितने भी ऑफिसेज होते हैं आजकल उनमें एर्गोनॉमिकली डिजाइन होना चाहिए कि आपकी चेयर ऊपर नीचे हो, आपकी टेबल ऊपर नीचे हो जाए, इस तरह का पैटर्न होना चाहिए जिसमें ये सब चीजें अवॉइड कर पाए। सिमिलरली बैक प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाती है इन लोगों को, तो बैक में भी इसी में भी 20-20 का फॉर्मूला लगाएगी आप। फिर सोने के समय बैक के डिफरेंट प्रिंसिपल्स है। तो बैक आपका रिलैक्स रहता है जब आपका नी लेवल जो है आपके हिप लेवल से ऊपर हो। अच्छा, तो जैसे मैं बैठा हूं तो अगर मेरा नीचे जाएगा तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर मैं ऐसे करके बैठूंगा, नी हिप से ऊपर है, तो मेरा बैक रिलैक्स रहेगा। तो जब भी आप ऑफिस में बैठे हैं लंबे समय के लिए, तो आप ये इंश्योर करिए कि अगर टेबल बहुत ऊंचा है, आपका चेयर बहुत ऊंचा है, तो आप एक फुट स्टेप रख सकते हैं, जिससे आप अपना पैर की पोजीशन, नी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। छोटा सा फुट रेस्ट रख लिया इंक्लिनेशन में, तो ये पोजीशन ऐसे हो जाएगी। तो ये आपकी बड़े सारे लोग रखते भी हैं। मैं खुद रखता हूँ ऑफिस में, और अधिकतर लोगों को जब प्रॉब्लम बैक की होती है तो मैं उनको दिखाता हूँ कि ऐसे रखना है आपको। तो ये आपके बैक को, क्योंकि आप 8 घंटे 10 घंटे अगर चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये आपकी बैक की मसल्स को रिलैक्स रखेगा। और सेम प्रिंसिपल आपको सोने के समय भी अप्लाई करना है। जब आप सोते हैं, जैसे को बैक एक प्रॉब्लम है, तो आपने नी के नीचे तकिया रख लेना है अगर आप स्ट्रेट लेटे हुए हैं, तो नी फिर हिप से ऊपर हो जाएगा। और अगर आप साइड में लेटने की आदत है, तो नीचे वाला नी तो ठीक है आपका लेवल पे है, लेकिन ऊपर वाला हिप जो है, ऊपर वाला नी जो है नीचे जा रहा है, तो बीच में दोनों थाइस के बीच में एक पिलो रख सकते हैं। राइट। तो वो नी ऊपर हो जाएगा हिप से। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे वर्किंग एनवायरनमेंट में और स्लीपिंग एनवायरनमेंट, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 80-90% काम आपका उसी में हो रहा है, तो आपका बैक एक और नेक पेन्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड मोस्टली ये कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या इतनी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है। इट इज मोस्टली स्टार्टिंग फ्रॉम मसल्स का ही स्टार्टिंग होता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ओवर पीरियड, लाइक टीचर्स है, डेस्क वर्क है, बैंक जॉब्स वाले हैं, उनको फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या डिस्क प्रॉब्लम जाके स्पॉन्डिलाइटिस होती है। तो वो जाके 25-30 साल के बाद होगी। डे 1 पे जो आजकल आईटी में 20-30 साल के लड़कों को और बच्चों को हो रही है, उनको जो हो रहा है वो मसल स्टार्टिंग का ही है। तो आप ये प्रिकॉशंस लेंगे तो आप वो स्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। जी सर, एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगी कि आप ऑडियंस को ज़रूर बताइए, आजकल के समय में ऑफिस जॉब के अलावा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और मैंने बड़े सारे प्रोफेशनल्स को देखा। आपने तो टेबल और लैपटॉप की बात करी, वो बेड पे लिटरली फैल कर किसी भी पोस्चर में, कभी तिरछे, कभी ऐसे, कभी वैसे। इवन स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो टेबल चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो अगर आईपैड यूज़ कर रहे हैं या टैब्स यूज़ कर रहे हैं या बुक्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो दे आर लाइंग ऑन द बेड इन एनी पोजीशन। तो ये एक पार्ट, प्लस जो आजकल बच्चे मोबाइल बहुत देख रहे हैं। आई हैव सीन वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, लाइक बिल्कुल वो संकन हो जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे करके देख रहे होते हैं मोबाइल। तो आप अगर यहाँ पे व्यूअर्स को इसके बारे में, इवन जो बच्चे हैं उनको बोलेंगे, तो मुझे लगता है आपकी बात बच्चे ज़्यादा सुनेंगे, पेरेंट्स की कई बार नहीं सुनते हैं। तो ये कितना नुकसानदेह है और इसको क्यों करेक्ट करना चाहिए? देखिए, वर्क फ्रॉम होम जब कोविड के समय से शुरू हुआ था, तो बच्चे भी अधिकतर लेटे पढ़ रहे थे और वर्क वाले लोग भी ऐसे ही कर रहे थे, एंड देन दे स्टार्टेड हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स।
तो ये बैक एक प्रॉब्लम, नेक पेन, अब आप लेट के अगर कर रहे हो तो आपकी नेक ऐसे हो जाएगी, या तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगी या बहुत हो जाएगी, तो आप एक स्टडी पोजीशन में नहीं है। फिर बैक भी आपने बहुत देर आर्च करके रखा होगा, तो ये सब बैक और नेक को दोनों को प्रॉब्लम करेगा। प्लस आपका कभी शोल्डर में पेन होगा, कभी आपने ऐसे करके बैठे हुए, कभी ऐसे करके एक शोल्डर पे प्रेशर डाल रखा है, क्योंकि आपको कीबोर्ड भी यूज़ करना है, तो आप डिफरेंट पोजीशन में आपको हर जगह पे एक शुरू हो सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। अगर आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो उसको डेस्कटॉप में कन्वर्ट करें, प्रॉपर चेयर पे बैठे, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग सिटिंग जब भी करेंगे तो प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना है, वरना फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, बैक और नेक। और बच्चों को आप स्पेशली एड्रेस बच्चों के लिए भी यही है, कभी कभी क्लासेस हो जाती है, वर्क फ्रॉम घर से क्लासेस हो रही होंगी, कभी स्कूल में कोई इवेंट आ गया, कुछ आ गया, तो वो भी मैं बोलूँगा उनको भी कि टेबल पे बैठ के काम करें, टेबल पे उसको भी, और डेस्कटॉप, बच्चों के पास तो लैपटॉप होना नहीं चाहिए, डेस्कटॉप होगा उसी पे काम करें। जी सर, एक टर्म आता है जब हम सर्वाइकल की बात करते हैं, फ्लैटनिंग ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस, और ये भी बड़ी सारी प्रॉब्लम समवेयर रिलेटेड ही है जो भी आपने बताया, तो क्या इसमें भी कोई परेशान होने की चीज़ है? क्योंकि इसमें भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस में हाथ पैरों में नमनेस, हाथों की पेरिफेरी में नमनेस या चींटी काटने जैसा सिम्टम आता है, और कई बार पूरा फ्रोजन शोल्डर वाली फीलिंग भी आती, स्टिफनेस, पेन बहुत ज़्यादा होगा, कई बार ब्लड प्रेशर्स भी बढ़ जाते हैं एंड एंग्जाइटी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो इतने सारे सिम्टम्स हैं, क्या अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसान ये समझे कि हाँ ये इसी से रिलेटेड है? कई बार लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर मुझे हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई भी आता है, एंग्शियस लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो इसको सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस, जैसा आपने कहा कि नॉर्मली जो होता है, एक सर्वाइकल स्पाइन का, हमारे हर स्पाइन का अलग अलग कर्वेचर होता है, तो जो सर्वाइकल स्पाइन है वो फ्रंट की तरफ जा रही होती है। हाँ। जब वो स्ट्रेट हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस। तो ये अक्सर बेसिकली जब मसल्स आपकी टाइट हो गई हैं, या मसल्स को हम लोग बोलते हैं मसल स्पाज्म में चली गई, तो मसल जब टाइट होंगी तो वो उसको स्ट्रेट कर देंगी। अच्छा। तो ऐसा कर्वेचर था, वो ऐसे स्ट्रेट कर दिया, तो वो मसल्स की वजह से होता है। जनरली आप बहुत सीवियर पेन हो रहा होगा आपको, तब आप एक्सरे कराएंगे तो उसमें आपको लगेगा कि लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस है, बट लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस बहुत बार एक्सरे में होता है, इट इज नॉट अ परमानेंट नेचर। अच्छा। जो टेम्परेरी नेचर होता है, जब मसल्स आपको कभी एक्यूट पेन हो गया, बहुत देर आपने काम किया उसके बाद हो गया, तो ये टेम्परेरी होता है और धीरे धीरे उसको आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। परमानेंट सर्वाइकल लॉर्डोसिस होता है कुछ डिजीजेज में, जब वहाँ पे जो सर्वाइकल स्पेस होती है, जो डिस्क प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे जब डिस्क में आर्थराइटिस शुरू हो जाती है, तब परमानेंट लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस होता है। जैसे कि आपके पेशेंट्स होते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले, जिनकी पूरी गर्दन क्या वो लॉस क्या वो ऐसे हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाती है, ऐसे की जगह ऐसे हो गई, वो मतलब ऊपर देख ही नहीं पाते कौन जा रहा है क्या जा रहा है, बहुत नीचे ही देख पाते, ऊपर देख ही नहीं पाते। तो वो एक सीवियर कंडीशन होती है जिसमें स्टिफ हो जाता है, पूरा स्पाइन ही पूरा स्टिफ हो गया। बाकी जैसे एज के साथ में 60-70 में भी कुछ मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, आर्थराइटिस होगा, उसमें सर्वाइकल लॉसेस हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराना नहीं है, अगर इनिशियल स्टेजेस में एक्यूट फेज में होता है तो वो रिकवर कर जाता है। तो जो मैंने प्रिकॉशंस बताए, अगर परमानेंटली डेस्क वर्क वाले हैं उनको ये सब ध्यान देना चाहिए। जो फ्रोजन शोल्डर वाले, स्टिफनेस वाला है, वो डायबिटीज पेशेंट्स को ज़्यादा होता है। अच्छा। लेडीज़ को ज़्यादा होता है ये, इसका 40 to 50 के बीच में ज़्यादा होता है ये, और ये बड़े फेजेस में होता है, लंबा पीरियड इसका चलता है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसकी पूरा 4 मंथ्स की इसकी फेजेस होती हैं, तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, फिर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई, फिर धीरे धीरे रिकवर करेगा, जब पेन कम होगा, पेन कम हो चुका होगा और स्टिफनेस धीरे धीरे कम होगी, तो ये 4 मंथ्स में, कभी कभी साल भर भी लग जाता है इसको ठीक होने में। अच्छा। और इसी को आप कट डाउन करेंगे, अगर इनिशियल स्टेज में आपने 4 मंथ्स में, मतलब 1-2 महीने में पेशेंट आपके पास आ गया, तो जल्दी से थेरेपी करा के एक्सरसाइज करना है। तो इसमें अधिकतर लोग करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट हमने लगा लिया, फिजियोथेरेपिस्ट लगा लिया, उसने एक बार आके दिन में कराया आपको, और फिर दूसरे दिन आप फिर फिजियोथेरेपिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती इसमें होती है, और वो सबसे लंबा टाइम फेस लग जाता है। तो जो इसको हम लोग एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर, कॉमन लेमन सब लोग बोलते हैं कि हमारा कंधा जाम हो गया। तो डायबिटीज पेशेंट को इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का रोल है, जो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, हर मूवमेंट में स्ट्रेच करना है, उसको आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है उस पर्टिकुलर स्ट्रेच तक जाके, और 10 टाइम्स करना है, और हर 3-4 घंटे बाद करिए। उससे क्या होगा कि आप जब तीसरे घंटे के बाद, चौथे घंटे के बाद जब आप सेकंड टाइम करने के लिए आएंगे, तो आपको थोड़ी ईज लगेगी, और जब आप 6th और 7th आवर में जब फिर करने जाएंगे तो और ईज लगेगी। ऐसे पूरे दिन में धीरे धीरे ईज लगती जाएगी आपको कि, और वो खुलता जाएगा जोड़। और यही चीज आप दूसरे दिन करते हैं तो पूरा फिर बैक टू स्क्वायर वन,
फिर आप कर ही नहीं पाते। तो इसमें पेन मेडिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप 10 डेज 15 डेज के लिए पेन मेडिकेशन दें, क्योंकि आप पेन कंट्रोल कर पाएंगे तभी एक्सरसाइज कर पाएंगे। और ये हर सेशन ऑफ एक्सरसाइज के बाद आपको आइस लगाना है, सेम आइस का 15 मिनट्स के लिए आइस, हर 3-4 घंटे बाद जब आपने एक्सरसाइज की 15 मिनट के लिए लगाना है। तो शोल्डर के चारों तरफ आप आइस लगाइए, तो इससे रिकवरी आपकी फास्ट होगी। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं हो पाया किसी डेज में, लेट से कोई घर आ रहा है नहीं आ पाया, तो इंसान खुद भी एक्सरसाइज कर ले? जी बिल्कुल कर सकता है। हम लोग इसको सेल्फ एक्सरसाइज का एक चार्ट देते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपका फ्रोजन शोल्डर है, अगर आपका दूसरा शोल्डर नॉर्मल है तो आप उसको यूज कर सकते हो, वो आपका एक असिस्टेंट बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक डंडा लेना है, ये शोल्डर ठीक है, इसके साथ साथ में आप ऐसे करके आपने पूरा हाथ उठा लिया और इस लेवल पे जाके रुक गए। इसी तरह आप यहाँ से डंडा ले लिया तो आप ऐसे स्ट्रेच करते चले जाएंगे। तो वो आप एक स्टिक ले लेते हैं, उसको हम लोग वैंड स्ट्रेचिंग बोलते हैं। वैंड इज लाइक अ स्टिक, तो मैजिक बैंड्स होते थे, उसमें बैंड है। तो वो बैंड के साथ में आप एक स्टिक के साथ में आप एक्सरसाइज करिए, दूसरा आपका शोल्डर ठीक है वो आपको असिस्ट करेगा। तो आपको ऐसा नहीं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो आप नहीं कर जाएंगे। हाँ, सही तरीके से क्या करना है फिजियोथेरेपिस्ट अगर दिन में एक बार आ रहा है तो शुरू के कुछ दिन आप उसको यूज करिए, उनकी एक्सपर्टीज यूज करिए, क्योंकि कहीं पे आप गलतियां कर सकते हैं, तो वो सब आपको इम्प्रूव करेंगे। तो एक बार आप सीख गए और कंटिन्यूअसली करते रहना आपको। महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है, नॉट ओनली फ्रोजन शोल्डर, ये जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे चलिए डेस्क जॉब जिनकी है या जो जॉब वाले, उनकी बात हम छोड़ देते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी इससे बहुत सफर कर रही हैं। और जो एक सही पोस्चर है ये हर कोई समझ नहीं पाता, ये तो दब जाता है और ये बिल्कुल सीधा रहता है। तो समवेयर और दी अदर उन्हें भी एग्जैक्ट पता है। सर आप थोड़ा सा पोस्चर में बता सकते हैं एग्जैक्ट तरीका क्या है जी बैठने का? बिल्कुल, देखिए पोस्चर का ये बहुत सारे लोगों को जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो एक्चुअली सर्वाइकल है ही नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम शोल्डर। शोल्डर में प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि सर हमको यहाँ पे पेन हो रहा था, तो कहीं पे भी अगर जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे वो बोलेगा कि एमआरआई करा लो, नेक का एक्सरे करा लो। जनरल शोल्डर पेन आपको ऐसे यहाँ पे लग रहा है, वो जरूरी नहीं है सर्वाइकल का हो, शोल्डर का भी होता है। हमारे पास 2 शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, और कभी कभी आप देखेंगे कि जब मैं एग्जामिन करता हूँ तो शोल्डर ब्लेड ऐसे पड़ा होगा। अब शोल्डर ब्लेड अगर ऐसे है तो उसको इस जगह पे आना है, अगर ऐसे पड़ा होगा तो आपके यहाँ के शोल्डर के मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे। उसमें क्या होता है कि जब आपको कुछ, मैं बोलूंगा कुछ, किसी को कुछ उठाना होगा, शोल्डर से जो चीज करनी है वो नेक मसल्स यूज करेगा, वो ऐसे करके उठाएगा, या फिर एल्बो या रिस्ट यूज करेगा। तो क्या होता है कि जब शोल्डर वीक होता है तो नेक में पेन हो सकता है, आपको एल्बो में पेन हो सकता है और रिस्ट में पेन हो सकता है। अब लोग सोचते हैं कि ये हो गया टेनिस एल्बो हो गया, हमको सर्वाइकल हो गया। अब प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे तो पता चलेगा पैथोलॉजी तो है शोल्डर में है। तो शोल्डर में कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्सरसाइज करेंगे और शोल्डर की ब्लेड को वापस लाना है। 90% टाइम उसको हम लोग कहते हैं स्कैपुलर डिस्काइनेसिया। तो जो बैठने का तरीका होता है, बहुत सारे लोग जब डेस्क में काम करते हैं ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे पूरे टोटल काम करते रहते तो शोल्डर ब्लेड ऐसे चला गया होता है। और कभी कभी आपने बहुत भारी चीज उठा लिया, कुछ शोल्डर हैवी चीज उठा लिया, तो फिर इस तरह की मसल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। उसको डिस्काइनेटिक स्कैपुला बोलते हैं, स्कैपुलर डिस्काइनेसिया। और कुछ नहीं करना है, उसमें सिंपल सी स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज होती है, वो चार्ट दे देते हैं हम लोग, घर में बैठ के आराम से उसको किया जा सकता है। अच्छा। सब प्रिकॉशंस के तौर पे यही कहा जाता है कि बस कि आप, सबसे ज़्यादा लेडीज बोलेंगे कि हमको घर में कुछ भी तलते हैं, कुछ करते हैं तो पेन होता है, यहाँ पेन होता है। तो सबसे ज़्यादा है कि वो चीज़ अवॉइड करें कि ये ओवरहेड वाली काम, तो तलना है, कुछ बनाना है, हलवा बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो उड़िया सेक रहे हैं, तो वो सब चीज़ें में दिक्कत ज़्यादा आएगी। तो वो चीज़ उस पीरियड में कट ऑफ करें। फिर ओवरहोल्ड करने के लिए जैसे आप कपड़े डालना है, लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, घर में जैसे अक्सर होता है कि गीले कपड़े और हैवी हो जाते हैं, या फिर सर्दियाँ आ गई, कुछ रजाई डाल रहे हैं, तो ऐसे भी जितने भी चीज़ों में ओवरहेड ऐसे काम करेंगे उनमें ये सब दिक्कत आएगी। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो चीज़ों को अवॉइड करें। एक्सरसाइज दिया जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे, एंड 4 to 6 वीक में 90% पेशेंट्स बिना सर्जरी, बिना कुछ किए एक्सरसाइज से रिकवर कर जाते हैं। बस आपको एक सही डायग्नोसिस मिलना चाहिए। अधिकतर क्या है कि नेक सर्वाइकल बोल दिया, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ दवा दे दी, थोड़े दिन आराम रहा, 10-15 दिन दवा खाई, फिर से वही प्रॉब्लम है। नहीं, फिर वो पट्टा भी लगा के काफी समय तक लोग जी मिलते हैं। हाँ, पट्टा लगाने का भी कुछ होता है, लोगों को लगता है कि हाँ भाई उससे हमें कोई प्रोटेक्शन मिल जाएगी। पट्टा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पट्टा सिर्फ एक्यूट फेज में, जब बहुत सीवियर पेन आपको, आपकी गर्दन हिलाने में भी दर्द हो रहा है, तभी लगाइए। बाकी समय आप एक्सरसाइज करिए। अगर नेक की प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग सर्वाइकल आइसोमेट्रिक सर्वाइकल एक्सरसाइजेस बोलते हैं, वो करिए। आप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, रादर देन उसको एक सहारा देके उसको कमजोर बना के अपाहिज बना रहे हैं। सर, सर्वाइकल जब किसी को होता है तो ये भी कहा जाता है कि झुक के कोई काम मत करो, कुछ उठाओ नहीं, झुके, क्या ऐसा है?
नहीं, वो गर्दन से आदमी नहीं झुकता है, झुक के अगर नीचे से कुछ उठाता है तो बैक से होता है। उसका भी एक वो बैक एक के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि सामान कैसे उठाना है। कभी भी सामान उठाना है तो आप नी से झुकेंगे जी, नी से झुकेंगे। नी से क्या होता है कि आपके थाइज स्ट्रांग होते हैं, नीज पे आपके पूरा जोर जो होता है आपके थाइज के ऊपर आ जाता है, आपके बैक के ऊपर नहीं। तो बैक जब भी होगा आपका स्ट्रेट रहेगा, तो आप नी से बेंड करेंगे, स्पाइन ऐसे ही रहेगा। आप नीचे झुक रहे हैं तो नी से बेंड कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना है आपको। नी से बैक से बेंड होगे तो आपका वो पे डिस्क विस्क का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। ओके सर, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी ये एक टर्म और है जो इसमें कई बार यूज किया जाता है, ये क्या चीज है? जैसे मैंने बताया आपको sciatica क्या होता है, sciatica में भी नस दबती है। रेडिकुलोपैथी बेसिकली कोई भी नस दब रही है उसका रेडिएशन पेन है, नेक में कुछ दब रहा है वो रेडिएट करके हाथ में जा रहा है, उसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो अगर किस लेवल पे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका दर्द अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है या सिर्फ अपर शोल्डर में, अपर पार्ट में ही है। तो अलग अलग नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये रेडिकुलोपैथी होगी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी नस दब रही है नेक में। तो फिर उसके लिए आपको एक MRI कराना होगा। MRI में देखा जाएगा कितना है। 80-90% टाइम्स क्या होता है, मेडिसिन और एक्सरसाइज और रेस्ट से ये सब 6 वीक्स में रिकवर कर जाता है। जब ये परसिस्ट कर जाता है फिर आपको हो सकता है सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़े। ओके सर, अभी तक हम लोगों ने अर्थराइटिस की बात करी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक और टर्म होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़े सारे लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस को ही ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो प्लीज सर हमारे व्यूअर्स को इसका एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये जरूर बताइए। जी देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली मैं बोलूंगा कि हड्डी हमारी अंदर से गल रही है। जो एक डेंसिटी होती है किसी चीज की कि पास में कैल्शियम ये सब फ्रेमवर्क बना हुआ है, वो धीरे धीरे लूज हो गया है, वो गल सा रहा है एक तरह से। और ये होता है हड्डियों में। आर्थराइटिस जो होती है वो जोड़ों में होती है। तो जोड़ जो कहाँ बनते हैं, हमारे हड्डियों के एंड में बनते हैं, जहाँ पे हड्डियां खत्म हो रही होती है वो जगह पे जोड़ होता है, उस पर आर्थराइटिस होती है। और उसके ऊपर जो होगा वो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो जनरली ऑस्टियोपोरोसिस जो है हमको इम्पोर्टेंट चीजें जहाँ पे बोन्स में होना है वो एक स्पाइन है, हिप है और रिस्ट के पास। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस का इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि जब गिरता है आदमी तो ये जगह पे चोटें ज्यादा लगती हैं। ये फ्रैक्चर्स, स्पाइन के फ्रैक्चर्स, हिप के फ्रैक्चर्स और रिस्ट के फ्रैक्चर्स कॉमन हो जाते हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये फ्रैक्चर की बाद गिरते हैं, गिरने से फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो हड्डी इतनी कमजोर थी कि जैसे हिप के फ्रैक्चर जो होते हैं, हड्डी इतनी कमजोर थी कि वो फ्रैक्चर हो गया और वो गिर गया। और गिरते क्या, घर में ऐसे ही चल रहे थे, बोले कि हम थोड़ा सा पैर ऐसे हुआ और गिर गए। वो उसको हम लोग बोलते हैं इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। बोन इतनी इनसफिशिएंट हो गई, इतनी ज्यादा गल गई है कि वो अपने आप टूट गई। इसी तरह आपने देखा होगा कि स्पाइन में भी कुछ फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, वो भी इसी तरह के होते हैं कि बोन अपने आप पिचक गई। आपने को पता चला कि दर्द हो रहा, एक्सरे कराया, 3-4 हड्डियां पिचकी हुई थी। तो वो ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट और जानना और क्यों जानकारी बहुत जरूरी इसलिए कि हमको फ्रैक्चर्स प्रिवेंट करने हैं। हिप के फ्रैक्चर्स, स्पाइन के फ्रैक्चर्स और रिस्ट के फ्रैक्चर्स ये कॉमन फ्रैक्चर्स हैं। तो ये अगर डायग्नोसिस हो जाए, तो अगर इनका ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत इजीली हो जाता है कि हम हिप के फ्रैक्चर्स बचा सके। सबसे ज्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी जो है वो हिप फ्रैक्चर्स की होती है। अगर एक बार आपका हिप फ्रैक्चर हो गया फिर आपको सर्जरी 100% करना है, उसके बिना चल नहीं सकते हैं। और आप किस स्टेज में हैं, कब आप फिट हैं नहीं है, फिर भी करनी पड़ जाती है। तो बहुत जरूरी है कि उसको प्रिवेंशन करें। तो ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए बेस्ट जो डायग्नोस्टिक टूल होता है वो होता है हमारा डेक्सा। अच्छा। तो डेक्सा हम लोग जनरली पूरा होल बॉडी का भी करा सकते हैं, बट प्रेफरेबली हम शॉर्टकट करना है कि अगर हिप एंड स्पाइन का, तो यहाँ पे अगर बोन ऑलरेडी डेंस है, तो कि ये मेन 2 बोन्स है जिनमें आपकी मॉर्बिडिटी ज्यादा रहेगी कि अगर स्पाइन में कुछ फ्रैक्चर हो गया, हिप में हो गया, तो आप चल नहीं पाएंगे। तो इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि ये करा लें। तो ऑस्टियोपोरोसिस जनरली जो है महिलाओं को ज्यादा होता है, मीनोपॉज के बाद स्टार्ट हो जाता है जैसे। और जो लोग कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिसने बचपन में कम फिजिकल एक्टिविटी की है, उन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ कि आप लोग इस एज में फिजिकल एक्टिविटी बहुत करिए, कैल्शियम खाइए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, क्योंकि एक बोन मास होता है। बोन मास आपका जो होता है वो 25 ईयर्स तक डेवलप होता है। अच्छा। उसके बाद सिर्फ डिके होता है। तो एक आपका समझ लीजिए कि आपका फिक्स डिपॉजिट की तरह आपका 25 ईयर्स में जो आपने डिपॉजिट कर लिया उसी को आपको विड्रॉल करना है। अगर हम फाइनेंस की भाषा में बोलेंगे तो सिस्टमिक विड्रॉल है, उसमें से आप कितना निकाल रहे हैं, बट आपने पहले कितना डिपॉजिट कर रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
अगर आपके पास डिपॉजिट ही कम है और डिके चलता रहेगा तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी व्हेन योर बोन्स आर ग्रोइंग टिल 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आजकल घर में मोबाइल में बैठ के बच्चे देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में है, मैं बोलूंगा बाहर निकलें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फैक्टर है कि फिजिकल एक्टिविटी आपने कितनी कर रखी है। फिर कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस आता है। कैंसर की ड्रग्स लोग ले रहे होते हैं, कैंसर के मरीजों को ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो जाता है। तो किसी की विटामिन डी डिफिशियंसी है, कैल्शियम डिफिशियंसी है, और बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो उसको प्रिवेंटेबल है। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। आप प्रॉपरली ट्रीट करेंगे तो डेक्सा आपका अगर 1 साल में हो गया है, अगर वो कम आता है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आता है, तो आप ट्रीटमेंट कराइए डॉक्टर से। फिर उसके बाद में फिर उसको नेक्स्ट ईयर फिर रिपीट करिए। अगर नॉर्मल है आपका तो 5 ईयर्स तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि इतने जल्दी बोन डिके नहीं होती है। अगर नॉर्मल आपका आता है तो आप 5 ईयर्स पे कराएं। आजकल एक बोन डेंसिटी टेस्ट भी आते हैं, बोन डेंसिटी चेक कराने के लिए। जी, जो डेक्सा है वो फुल प्रूफ टेस्ट है। ओके। और वो किसी सेंटर्स में मिलेगा आपको, बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर में मिलेगा। एक जो स्क्रीनिंग के लिए होता है, जो हील में पैड में लगा के आपका कर दिया, वो एक स्क्रीनिंग टूल है। वो बहुत ही स्पेसिफिक नहीं रहता है वो कि हाँ आपने कई सोसाइटी में गए, 50 लोगों को टेस्ट करना है, तो आपने बता दिया हाँ ठीक है। तो उसके बाद आप स्क्रीनिंग में अगर आपको पता चलता है तो आप जाके डेक्सा कराइए, स्पेशली हिप एंड स्पाइन का। क्योंकि हो सकता है आप वो होल बॉडी का कर दिया आपने, हील में ठीक है, हिप का तो वीक है, ये भी होता है। सर अभी हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करी। नी रिप्लेसमेंट में लोगों की मिथ होती है कि घुटना काट के निकाल देते हैं, कुछ दूसरा लगा देते हैं। सर क्या होता है इसमें, अगर आप एक्सप्लेन कर सके। नी रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या है कि हमारा जो कार्टिलेज है उसी को हम बस रिप्लेस कर रहे हैं। इट इज लाइक अ रीसर्फेस। तो ये देखा था आपने कि ये वहाँ पे कार्टिलेज जो था वो खराब हो गया था, तो इसको एक ऐसे मेटल के कैप से रिप्लेस कर देते हैं जो कि 8 मिलीमीटर्स का होता है। इसी तरह ये ऊपर की थाई बोन में चला गया, और नीचे जो होता है एक प्लेट जाती है जो हड्डी के अंदर जाती है, ये आपको दिख रहा होगा। ओके। तो एक प्लेट चली गई, इनके बीच में एक प्लास्टिक आता है जो बीच में जो कुशन था उसकी जगह काम करता है। तो नी रिप्लेसमेंट में एक ऊपर मेटल आ गया, नीचे प्लास्टिक आ गई, फिर और एक नीचे मेटल आ गया, इस तरह होता है। ओके। तो कुछ काट के निकालने जैसा नहीं है, बस उसमें हम लोग एक बहुत देखिए इसमें क्या है कि हमने 8 मिलीमीटर बोन यहाँ और 4 मिलीमीटर की ये प्लेट है, तो 6-7 मिलीमीटर यहाँ पे बोन निकाली, यहाँ पे बोन निकाली, इतना ही बोन निकलती है। बाकी आपके सब ये 2 लिगामेंट जरूरी होते बने रहते हैं। कुछ नीज आते हैं जिसमें पीछे के लिगामेंट को भी हम लोग बचा के रखते हैं, उसको CR नीज बोलते हैं। तो एक लिगामेंट जाता है 4 में से और वो सर्जरी हो जाती है। सो सारा का सारा रहता है, सिर्फ कार्टिलेज को रिप्लेस किया जाता है। सर हम लोगों ने अभी ऑस्टियोपोरोसिस की बात करी, लगे हाथ हम लोग एक बात और भी करेंगे कि आजकल जब लोग अपना टेस्ट कराते हैं, ठीक है, पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, तो उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये दोनों का रोल क्या ऑस्टियोपोरोसिस में है? जी बिल्कुल। देखिए विटामिन डी और कैल्शियम का आपस में नाता है जी। बिना विटामिन डी के कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता है। तो मोस्टली आपने देखा होगा प्रिपरेशन, जितने भी कैल्शियम प्रिपरेशन होंगे उसमें सम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज देयर, वो अब्सॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और सिर्फ आप नॉर्मल कैल्शियम खा रहे हैं तो वो अब्सॉर्ब नहीं होगा विटामिन डी के बिना। बिल्कुल। और ये दोनों चीजें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका भी ये डिफिशियंसी होती है लॉन्ग पीरियड में जाके आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो अर्ली, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के पहले की स्टेज होती है, ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं। ओके। तो वो बोन डेंसिटी में पता चलता है कि आप ऑस्टियोपोरोटिक है। अगर आपका डेक्सा जो है, आपका बोन डेंसिटी जो है वो -2.5 से नीचे हो जाता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस, उसके ऊपर होता है 1 to -2.5 के बीच में होगा तो वो ऑस्टियोपिनिया है, और बाकी नॉर्मल है। 1 के बीच में जो है वो 0 to 1 नॉर्मल है। तो ये ऑस्टियोपिनिया जब है आपको, तब आप कैल्शियम, विटामिन, फिजिकल एक्टिविटी करें, और पता करना है आपको कि किस किस वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग थायराइड के लिए मेडिसिन खाते हैं जी, एल्ट्रोक्सिन खाते हैं, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की वन ऑफ द ड्रग्स है जो ऑस्टियोपोरोसिस करती है। तो जितने भी लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उनको अपना कैल्शियम, विटामिन, फिजिकल एक्टिविटी लेवल करना है, वरना उनको ऑस्टियोपोरोसिस होगा। कैंसर के मरीज है, उनको अपना डाइट का ध्यान रखना है, उनको कैल्शियम विटामिन के सप्लीमेंट्स ज़्यादा देखना है, क्योंकि उनको तो डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे होते हैं वो जनरली देते हैं, बट कभी कभी लापरवाही हो जाती है कि चलो अब नहीं ले रहे, अब बंद हो गया, हमारा ट्रीटमेंट तो खत्म हो गया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम जो है वो कैसे खाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोग बोलते हैं हम तो खा तो रहे हैं लेकिन हमारा कैल्शियम जब कराते हैं तो कम आता है। तो उसका तरीका होता है, कैल्शियम आपको अगर 1000 मिलीग्राम्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको आप डिवाइडेड डोजेस में लेना है, पूरा कैल्शियम एक बार में नहीं खाना है। तो आप 500 की टैबलेट या कुछ भी खा रहे हैं, डाइट में भी ले रहे हैं, तो 500 सुबेरे 500 शाम को लेंगे। और कैल्शियम जो है वो खाने के साथ कुछ कुछ चीजों के खाने से उसके सॉल्ट्स बन जाते हैं, वो स्टूल्स में निकल जाता है। जैसे कि आपने दाल खा ली या फिर कोई हरी सब्जियां खा ली, स्पेशली पालक, ऐसी सब्जियां हैं आयरन हो, तो उसमें कैल्शियम के सॉल्ट बन जाते हैं। तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो सीधे सीधे वो स्टूल्स में चला जाता है। तो आपको कैल्शियम जो है हल्की डाइट के साथ लेना, जैसे मॉर्निंग में आपने कुछ मिल्क लिया, कुछ ब्रेड लिया या कुछ इस तरह की चीजें खाई हैं जिसमें मेजर मील्स ना हो, जिसमें दाल और सब्जी ना हो, अच्छा, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इस चीजों को अवॉइड करेंगे तो आपका कैल्शियम अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। साथ में विटामिन डी हो उस कैल्शियम प्रिपरेशन में, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कुछ कैल्शियम खाने के बाद ही लिए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी एक कैल्शियम होता है जब आपको लगता है कि खाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सीसीएम करके आता है, कैल्शियम सिट्रेट मेलेट, ठीक है, उसको आप किसी भी समय ले सकते हैं। वो खाने से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो आप चाहे मॉर्निंग में ऐसे ही ले लें, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को कैल्शियम से कॉन्स्टिपेशन होता है जी, अक्सर कंप्लेंट आती है कि खाने से कंप्लेंट, तो उसमें आप प्रिपरेशन चेंज करिए, सीसीएम लीजिए और फ्लूइड्स बहुत सारा लें। जब भी आप कैल्शियम खाते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लूइड्स लेना है। जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वो आप अगर मेजर मील्स के साथ, मैंने कहा दाल और उसके साथ में अवॉइड करेंगे तो उसके सॉल्ट्स नहीं बनेंगे और स्टूल आपका हार्ड नहीं होगा। तो हल्के मील्स के साथ में कैल्शियम लें, मिल्क के साथ में लेंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, तो जो आपने बोला कैल्शियम साइट्रेट मैलेट अगर हम ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ तो खाने से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कभी भी ले सकते हैं, आप खाने के बाद लीजिए, पहले लीजिए, कभी भी लीजिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। और ये मैंने कैल्शियम के बारे में बताया कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइडेड डोज में लें, कैसे खाना है वो ध्यान रखें। और विटामिन डी जो है, विटामिन डी इज अ हार्मोन, और विटामिन डी के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल। तो जल्दी आपने पूरे दिन काम किया, शाम को आपको लगेगा फैटीग हो गया, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। अच्छा। और वेजिटेरियन डाइट में तो मैं कहूंगा कि हर महीने आपको 60,000 यूनिट्स लेना है। हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो विटामिन डी का 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स है, अच्छा, पर डे। क्योंकि कुछ अब्जॉर्ब होगा, कुछ नहीं होगा, तो इतना आपको मिनिमम लेना है पर डे। तो इसको अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000। तो जनरली आप देखो कि कोई भी कैप्सूल जो विटामिन डी का आता है वो 60,000 यूनिट्स का होता है। तो जब आपके पास डिफिशियंसी होगी तो पहले आपको उसको जल्दी जल्दी लेना है। चाहे कुछ डॉक्टर्स बोलेंगे वीकली ले लीजिए, आप ऑल्टरनेट ले लीजिए, हफ्ते में 3 बार ले लीजिए, तो वो आपको पहले जो आपका डिफिशियंसी है उसको सप्लीमेंट करना है। उसके बाद आपका मेंटेनेंस थेरेपी आती है। तो मेंटेनेंस थेरेपी जो होगी वो आपकी वंस अ मंथ या 60,000 का होगा, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो आजकल सिरप्स आते हैं, 5 ml की बॉटल्स आती हैं वो ले सकते हैं, या कोई टैबलेट्स होगी वो ले सकते हैं। तो वो आपको मेंटेन करना है। तो वेजिटेरियन डाइट में क्या है कि विटामिन डी मिलता नहीं है। और विटामिन डी कहाँ से आ सकता है? सन एक्सपोजर से। सन एक्सपोजर के लिए भी आपको प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए। जो कि लोग जल्दी सन बात लेते हैं, जैसे अब्रॉड में देखा होगा बीचेस में जाके लेट जाते हैं, तो उस तरह का बात लेंगे तब जाके सन आएगा। वो भी मॉर्निंग के आवर्स में 8 to 10 आवर्स, 8 to 10 o'clock के बीच में लेना है सन को, और 20 मिनट्स लेंगे तो आएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम लोग सर्दियों में धूप खाने के लिए बैठ गए, कपड़े पूरे पहने हुए, तो विटामिन डी थोड़ी आएगा। और जैसे जैसे एज हो जाती है तो आपकी स्किन की कैपेसिटी नहीं होती है कि आप विटामिन डी अब्सॉर्ब कर पाए। तो एल्डरली पेशेंट को कि धूप में बैठ के विटामिन डी आ रहा है वो नहीं होता है, उनको तो सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। और वेजिटेरियंस को तो मैं ये कहूंगा कि आप हर एक तारीख फिक्स कर लीजिए, चाहे 1st of month या लास्ट ऑफ मंथ या 5th of the month। जैसे आपका कोई SIP जा रहा है, आप पूरी फैमिली को एक चरणामृत की तरह ये डोज देना है। एवरी पर्सन इन द फैमिली वेजिटेरियन डाइट में ये 60,000 का एक यूनिट, तो कैल्सिट्रॉल के नाम। तो अधिकतर क्या होता है, लोगों ने टेस्ट कराया, फिर बोला कि डॉक्टर ने तो हमको बोला था कि खा लीजिए हफ्ते हफ्ते हफ्ते, फिर ठीक हो गया हमारा, फिर हमने बंद कर दिया, बैक टू स्क्वायर वन। फिर 3-4-6 महीने बाद खत्म। विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, बट कुछ दिन के बाद उसका स्टोरेज खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाता है। तो आपको बीच बीच में रेगुलरली मेंटेनेंस के लिए इतना लेना है। तो ये लेते रहे, और साथ में जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स है, जैसे आपने भी सीसीएम बताया, कैल्शियम साइट्रेट मैलेट प्लस D3, और आजकल बहुत सारा मैग्नीशियम, जिंक और इन सब के कॉम्बिनेशन के कैल्शियम्स आ रहे हैं। मैग्नीशियम आप अलग से लीजिए, स्पेशली मैग्नीशियम इज हेल्पफुल फॉर मसल्स। अगर आपको स्लीप में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आप 50+ हो गए हैं और रात में आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो मैग्नीशियम अलग से लीजिए। क्योंकि जो मैग्नीशियम आता है, जो कैल्शियम के साथ में जो मैग्नीशियम आता है, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है कैल्शियम के साथ में, एंड प्लस वो डोज जो होती कम होती है। आपको जो मैग्नीशियम चाहिए वो कम से कम 400 मिलीग्राम चाहिए। तो वो सेपरेट मैग्नीशियम प्रिपरेशन होंगे, उन्हीं में मिलेगा आपको।
तो जिनको भी नर्व पेन है, न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स है, उनको इतना मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होगी, तो सेपरेटली लेना चाहिए। आजकल एक हठजोड़ के नाम से भी कोई एक आयुर्वेदिक कुछ हर्बल प्रिपरेशन है, वो लोग बड़ा रेकमेंड करते हैं, इवन डॉक्टर्स भी करें, कुछ सप्लीमेंट्स किसी किसी कंपनी के आते देते, वो है वर्थफुल हठजोड़ का सिस्टर्स? उसमें क्या कंपोजिशन है, आई एम नॉट अवेयर, तो उसके अंदर कंपोजिशन देखिए। सर आप चलते हैं, जो अर्थराइटिस की हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने काफ़ी सारे भी चीज़ों को टच किया। अब आते हैं सर, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या खाना पीना होना चाहिए, किस तरह का दिनचर्या होनी चाहिए, और क्या ऐसे सप्लीमेंट्स हर इंसान को रैंडमली लेने ही चाहिए विदाउट एनी रिकमेंडेशन, जो अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, ये सारी समस्याएं काफ़ी हद तक हमसे दूर रह सके और प्रिवेंट हो सके? देखिए, डाइट की मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि अगर आर्थराइटिस को लेके मैं बताऊं, तो एक ही फैक्टर मैंने बताया था मॉडिफायर है, जो आपका वेट है जी। तो आप डाइट से 70% वेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें 4 चीज़ें मैं बताऊंगा, जो मैं कहता हूं कि 4 वाइट पॉइजन्स जी, जिसमें गेहूं से मतलब है कि गेहूं के जो भी प्रिपरेशन होगी, ये नहीं कि सिर्फ रोटी, अब गेहूं से जितना भी चीजें बनती है वो, चाहे उसमें सूजी आ जाएगी, जो भी आ जाएगा, फिर चावल, तो ये भी वाइट है। अब चावल का मतलब है कि चावल तो मना कर दिया, लेकिन हमने पोहा खा लिया, वो भी गलत है। इडली खा ली चावल की, और आलू, और शुगर, जो कि एम्प्टी कैलोरीज है, जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। तो अगर आप ये 4 चीजें अगर अपने डाइट से निकाल सकते हैं, तो आपका वेट नहीं बढ़ सकता है। सर एक रिप्लेसमेंट आजकल आता है, देखिए सर मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि लोग फिर बाद में पूछते हैं, शुगर बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या गुड़ यूज़ कर सकते हैं? क्या जो देसी खांड आती है पाउडर के फॉर्म में, वो यूज़ कर सकते हैं? आजकल बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स आ रहे हैं, क्या ये बेहतर ऑप्शन है? जी देखिए, हर चीज़ गन्ने से आ रही है जी। शुगर और गुड़ में सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसमें कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है जो शुगर में नहीं है। दोनों उतने नुकसानदायक नहीं है। शुगर गुड़ में जो है थोड़ा सा आपको आयरन मिल जाएगा, कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे, तो ये सब चीजें मिल जाएगी, बट उसके अंदर जो शुगर है वो उतनी ही नुकसानदायक है जितनी नॉर्मल शुगर है। तो खांड ले ले, चाहे ये शुगर ले ले, चाहे पिसी हुई ले ले, बुरा ले ले, सब बराबर है। बेसिक आइडिया हमारा ये है कि हमको जो हमारी जीभ है उसको हमको वो टेस्ट डेवलप करना है जब हम पैदा हुए थे जी। बच्चा जब पैदा होता है 6 महीने तक सिर्फ दूध पीता है, बिना चीनी का, बिना हॉर्लिक्स का, बिना उसको। उसके बाद उसको अडल्ट्रेटेड चीजें दी जाती है, जो शुगर डाल के मॉल्टवा दिया, बूस्ट दिया, सब दिया, उसमें सब कुछ नहीं है, शुगर ही शुगर है। उसको टेस्ट डेवलप कराया। तो हमको बैक टू अपने ओरिजिनल जो भगवान ने दिया था वो टेस्ट पे आना है। शुगर भगवान ने हमें खाने के लिए नहीं दी थी पहले, तो उस लेवल पे आएंगे। तो आप बोलेंगे कि हम गुड़ खा ले, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने शहद खा लिया। बात यह है कि हमारी जीभ को टेस्ट ही नहीं आना है शुगर का, आपको वो फ्लेवर, उसको क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। शुगर की बहुत क्रेविंग होती है कि हमें मीठा खाने का मन करे, चाहे फिर आप वो गुड़ खाओगे, चाहे शहद डाल के खा लोगे, तो वो क्रेविंग हटनी है। तो उसका तरीका होता है कि आप जैसे चाय में 1 चम्मच चीनी डालते थे, तो आप कुछ दिन के लिए, आप 15-20 दिन के लिए 3/4 कर दीजिए, फिर आधी कर दीजिए, फिर 1/4 कर दीजिए। धीरे 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 आपको टेस्ट ऐसा लगने लगेगा कि यही नॉर्मल है। मैं 10 साल से चीनी नहीं खा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे कोई चीनी की जरा सी भी हल्की वाली भी चाय दे देगा तो वो इतनी मीठी लगती है कि आई कैन नॉट हैव इट, मैं पी नहीं सकता उसको। तो इतना मिठास आपके बॉडी को लगने लगती है, क्योंकि आपको यूज टू नहीं है। तो हमने अपने आप को यूज टू कर लिया, तो वो शुगर हटनी चाहिए। और शुगर, अगर आपको किसी को फैमिली में कैंसर वैंसर है, तो शुगर अगर हटा देंगे, सारे कैंसर सेल्स को शुगर चाहिए रहती है जी। जितनी आप लोग नहीं खाएंगे उतना ज्यादा सेफ है, प्लस वेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रूट्स में शुगर है, फ्रूट्स कंज्यूम करें, तो वो फ्रूट्स में अगर आपको डायबिटीज है तो कुछ चीजें अवॉइड करनी है, जैसे वाटरमेलन है। वाटरमेलन में बहुत जल्दी इंस्टेंट आ जाता है। अनार है, ठीक है, और केला और आम, ये भी जल्दी शुगर रिलीज करते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को ये 4, जैसे मौसमी खाना है, खाइए, ठीक है। और फ्रूट्स, आप सारे फ्रूट्स अच्छे से खा सकते हैं, आम और केला छोड़ के। अच्छा। वो लिमिट में खाइए वेट के लिए। तो डाइट में, फलों में ये 2 चीजें हैं। आप किसी को सुना नहीं होगा मैंने 2 एप्पल खा लिए, लेकिन ये सुना होगा 4 आम खा लिए, 2 केले खा लिए। तो ये फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो ज्यादा खा जा सकते हैं और शुगर भी रिलीज करते हैं। तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल में खाना है, बाकी फ्रूट्स आप अच्छे से खाइए। तो मैं डाइट में ये कहूंगा कि आपका जैसे खाना जो है, जैसे लंच करना है, लंच में सबसे पहला कोर्स होना चाहिए आपका सैलेड, जिसमें आप सारे
जो भी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सैलेड बना के रोज जैसे भी खाना खाइए। सेकंड पार्ट आपका प्रोटीन आना चाहिए, जिसमें आप दाल लें, चाहे पनीर लें, चाहे चना लें, राजमा लें, इस तरह का कुछ होना चाहिए। देन आपका वेजिटेबल्स आ गया, जिसमें आलू हटा के सब वेजिटेबल्स खाइए, जितनी भी क्वांटिटी में खाना है खाइए, वेट नहीं बढ़ेगा आपका। लास्ट है आपका फिर कर्ड, उसमें थोड़ा प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब चीज़ आएंगी। तो दिस विल मेक अ बैलेंस डाइट। अब मैं बोलता हूँ लोगों को कि गेहूं मत खाओ, चावल मत खाओ, तो डॉक्टर साहब हम खाएं क्या? ये सब चीज़ें खाइए। आपको अगर खाना ही है तो आप बेसन का चीला बना लीजिए, दाल का चीला बना लीजिए। आपको इडली खाना है तो 2-3 दाल मिक्स करके उसको पीस के बना लीजिए, उसमें थोड़ी वेजिटेबल्स डाल लीजिए। इस समय मिलेट्स, रागी और ज्वार ये सब बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। जी, ये सब होल ग्रेन खाना चाहिए। होल आइडिया इसकी पिसी हुई कोई भी चीज होगी वो बॉडी में शुगर रिलीज करेगी जल्दी। ओके। तो जितनी जल्दी आपकी कुकिंग होती है, जो चीज जैसे रोटी फटाफट बन गई, चावल 1 सीटी में बन गया, तो ये चीजें जल्दी शुगर रिलीज करेंगी। कोई भी चीज हम खाते हैं हमको देखना चाहिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप क्या खाएंगे? आप गुलाब जामुन अवॉइड करिए, आप आइसक्रीम खाइए, उसमें प्रोटीन मिलेगा थोड़ा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के आसपास रहेगा। और अगर ड्राई फ्रूट्स वाली खाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स के साथ में कुछ मीठा खा लेंगे तो बेटर है। और गुलाब जामुन इज द वर्स्ट थिंग टू हैव, लोगों को जो सबसे अच्छा प्रिय होता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, मैदा है, चीनी है, और कुछ नहीं है, दोनों नुकसान वाले हैं। इसकी अभी आपने ड्राई फ्रूट्स बोला, तो ड्राई फ्रूट्स में आजकल चला है कॉन्सेप्ट डेट्स की मिठाइयाँ बनाना, ड्राई फ्रूट्स के सारा कॉम्बिनेशन। जो लोग मीठा खाना चाहते हैं तो वो फिर इसको प्रेफर करते हैं, वो बेहतर ऑप्शन है। जी बिल्कुल बेहतर ऑप्शन होता है। आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना सकते हैं, जिसमें आप डेट्स, थोड़ा सा किशमिश ले लिया आपने, और अंजीर, ये सब आपको बांधने के लिए भी, अंजीर जो होता है बहुत स्टिकी होता है, तो बांधने में बड़ा काम करता है। हल्का सा डेट्स आपने गर्म करके उसको बनाया तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बढ़िया बनता है। और ये आपके डाइट के लिए भी अच्छा है, जिनको डायबिटिक है उनके लिए भी अच्छा है, आपका शुगर कम करेगा। और एक आपने खा लिया, आपको भूख भी बहुत देर में लगेगी। जैसे कह रहे थे कि लोग समोसा ढूंढ रहे होते हैं, अगर आपने ये चीजें रख ली तो मैं बोलूंगा इंस्टेंट आपको अगर भूख लगती है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेट हो गए, नहीं खा पाए, लेकिन टाइम पे खा लेना चाहिए। तो आप ऐसे ग्राउंडनट्स रख लीजिए, आप चना रख लीजिए, आप इस तरह के लड्डू रख लीजिए, या फिर कुछ नहीं है ड्राई फ्रूट्स ही रख लीजिए। आप आजकल बहुत सारे सीड्स आते हैं, वो भी खाने चाहिए। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सारा आपका शुगर और बहुत ज्यादा फाइबर होता है, इनमें प्रोटीन होता है, तो आपके पूरे सिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। सर, इतनी सारी चीज़ों के बाद अब जब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने में आ रहे हैं, बहुत तरह के सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो इंसान को कंज्यूम करने चाहिए इन ऑर्डर टू अपने मतलब बोन्स को अपने हेल्दी रखने के लिए, आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए? देखिए, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम अगर आप 1 लीटर मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं इन एनी फॉर्म, इट कुड बी कर्ड के फॉर्म में, या रायता बना रहे हैं, चाय कॉफी जो भी ले रहे हैं, और सिंपल मिल्क ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, तो इसके फॉर्म में अगर ले सकते हैं तो ठीक है। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है 1000 मिलीग्राम्स है। 1000 मिलीग्राम्स कैल्शियम जो है 1 लीटर मिल्क से आएगा। तो बहुत कम ही लोग होंगे जो 1 लीटर मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। तो एडल्ट्रेशन भी इतना ज्यादा है, एडल्ट्रेशन भी है, इसीलिए बेटर है कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए कैल्शियम के। क्योंकि जैसे जैसे एज होगी आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी बोन से कैल्शियम निकल रहा है जी, आपका डिके हो रहा है, 25 ईयर्स के बाद में आपका डिके ही चल रहा है, तो आपको सप्लीमेंट्स लेना है। आप अच्छा डाइट ले पाएंगे तो बहुत अच्छी चीज है। आपके यहाँ घर में गाय भैंस लगी हुई है, आप डायरेक्टली दूध ले रहे हैं, जैसे गाँव में होता है, उन लोगों के लिए ठीक है, वो बिना सप्लीमेंट्स के भी, क्योंकि वो लोग तो 1-1 लीटर दूध पी भी जाते हैं। बिल्कुल, तो वो ठीक है। और बाकी विटामिन डी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको बहुत सारे फिश खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा। बट अगर वेजिटेरियन है तो अगेन यू हैव टू टेक रेगुलर सप्लीमेंट्स। एक सप्लीमेंट आता है ग्लूकोसामाइन के नाम से, अक्सर लिखा जाता है, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस में भी होता है, क्या इसको भी एज अ सप्लीमेंट लिया जा सकता है? नॉट एज अ रेगुलर बेसिस। अगर आपको नी में प्रॉब्लम है, इनिशियल स्टेजेस ऑफ नी आर्थराइटिस जैसे मैंने बताया, उसमें कभी कभी आप 2 महीने 4 महीने खा लीजिए, किसी किसी को आराम होता है, किसी किसी को नहीं होता है, तो आप 3 मंथ्स का कोर्स करके देख सकते हैं कि आपको सूटेबल है कि नहीं है। बट इसको एज अ रेगुलर बेसिस कि आप बोले कि हम ग्लूकोसामाइन सालों साल खा रहे थे, हमारी आर्थराइटिस वापस आ जाएगी, वो नहीं है। उसमें भी क्या होता है, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। कोई भी सब्सटेंस अभी तक ऐसा बना नहीं है कि कार्टिलेज बना दे, क्योंकि ये देखिए सब्सटेंस तो ये 20 साल से चल रहे हैं, ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, और अब आजकल और भी चीजें नई नई आ गई है। तो अब जैसे हल्दी लोग खाते
खाते थे पहले, हल्दी से गठिया के लिए खाते थे, तो वो उसको भी एक कंडेंस फॉर्म में बना दिया है, कर्क्यूमिन टैबलेट्स, कर्क्यूमिन कैप्सूल्स आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करेंगे। बट अभी कोई भी ऐसी चीज बनी नहीं है जो कार्टिलेज को अभी वापस ले आए। तो कार्टिलेज लेकिन कुछ हद तक अगर लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन वाले जो इश्यूज हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इश्यूज, इनिशियल स्टेजेस में डेफिनेटली, जैसे ग्रेड 2 ग्रेड 3 के बीच में जो चीज चल रही है उसमें आपको आराम मिलेगा। बट जब एक एडवांस आर्थराइटिस हो जाती है जिसमें हम लोग पूरा कार्टिलेज चला गया और हड्डी से हड्डी टकरा रही है, जिसको हम लोग बोन टू बोन आर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें ये सब चीजें असर नहीं करेंगी। अच्छा सर, अब एक नट शेल में कैसे एक इंसान को अपना पूरा दिन बताना चाहिए, ये अगर आप बताते हैं हमारे दर्शकों को तो दे विल बी रियली ब्लेस्ड, और आपके मुख से आएगा तो लोग ज़रूर फॉलो करेंगे, तो ये आप ज़रूर बताइए। देखिए, पूरी दिनचर्या में सबसे इम्पोर्टेंट आपका रहेगा कि आपकी स्लीप, तो कम से कम 8 आवर्स आपको एक साउंड स्लीप मिलनी चाहिए। मैं उल्टा स्टार्ट करूँ कि आप रात में सोए हैं और 8 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए। अगर वो नींद नहीं हो पा रही है तो बहुत सारी बीमारियां जो हम लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं एज अ डॉक्टर, वो ठीक नहीं हो पाती हैं। अच्छा। क्योंकि नींद अगर नहीं हो रही है, वो एक मेंटल प्रॉब्लम है, ये कोई आपको स्ट्रेस है लाइफ में, कोई भी दिक्कत होगी वो नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको बैकएक, अगर हम ट्रीटमेंट भी करते रहेंगे तो बहुत बार मैं पेशेंट से बहुत इंटरनली जाके क्वेश्चंस पूछता हूँ, हाउ इज योर स्लीप। और अक्सर जिनको बैकएक्स है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक है, जो मुझे लग रहा है कि एक्सरे में तो कुछ भी नहीं है फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो स्लीप से आती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीप आपकी 8 घंटे की जरूर हो, और फिर 30 मिनट्स आप कुछ ऐसे रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे कुछ हो, एंड सम अमाउंट्स ऑफ वेट ट्रेन। आपको ये नहीं कि जिम में जाना है। अक्सर आजकल मैंने देखा है लोग जिम में जाते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं, वो नहीं करना है। आपको लिटिल वेट्स उठाने हैं, थोड़े थोड़े वेट्स उठाइए, आपकी बॉडी के अनुसार, लेडीज हैं तो उसके हिसाब से उठाइए। बहुत ज्यादा वेट उठा के आप अपने मसल्स को और जॉइंट्स को हार्मफुल बना सकते हैं, क्योंकि आपको यूज टू नहीं होते हैं, सडनली जाके अरे मैंने जाके जिम में बॉडी बनानी है, वो नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना एक्सरसाइज करना है कि आपके मसल्स टोन्ड अप रहे। ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा सा लोड्स उठाते हैं, तो जब लोडिंग होगी बोन की तो बोन में वेट आएगा, अदरवाइज वेट कम हो जाएगा। उसके अलावा जो भी आपकी दिनचर्या, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप जिस तरह का पोस्चर बताया मैंने वैसे बैठिए। खड़े रहने का भी अलग पोस्चर होता है, रात में सोने के समय किस तरह का पिलो यूज करना है, ये करना है। और अपने एक हर चीज में एक डिसिप्लिन बनाना है कि खाने में ये नहीं कि अरे गए तो चलो आज मैं पूरा खा लेता हूँ, ये भी खा लेता हूँ, बोलता है। आप कभी कभी समोसा खा सकते हैं, आपको वो समोसा एकदम डेजर्ट की तरह लगेगा। कभी कभी आप रोटी खाने का मन करेगा, वो भी आपको डेजर्ट। मैं भी कभी कभी खाता हूँ तो मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ स्पेशल खाया है, तो रूटीन से हटके। तो लोग रूटीन में रोटी खा खा के बोर हो जाते हैं, मैं रूटीन कभी कभी खाता हूँ और मुझे लगता है कि वो डेजर्ट है। तो आप एक कोई भी डिसिप्लिन बनाइए, डाइट का डिसिप्लिन बनाइए कि आपको क्या खाना है, किस तरह। हम एक आप चीट डे बना सकते हैं अपना कभी, ठीक है, बट इतना चीट डे नहीं कि रोज चीट डे हो रहा है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी हो गया, डाइट हो गया, स्लीप हो गया, इस तरह आप अपना। अब बाकी जिसको जो ऐसा काम कर रहा है वो अपने काम में खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग प्रेशर में काम कर रहे हैं कि नहीं वो इतना कमा रहा है, वो इतनी सर्जरी कर रहा है। डॉक्टर्स में भी कंपटीशन हो जाता है कि अरे शाम की क्लिनिक भी करते हैं और पेशेंट आएंगे। नहीं, आपको एक लिमिट करना है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनफ फॉर यू। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको कब पता चले कि ये मेरा बस हो गया, अब मुझे और नहीं करना है, अब मुझे दूसरों को, मतलब मैंने जो अर्न कर लिया, अब मुझे चैरिटी करनी है, अब आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो ये एक सबको पता हो जाना चाहिए कि व्हेन इट इज माय इनफ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक लास्ट में मैसेज वर्ड आर्थराइटिस डे पे आपकी तरफ से, और मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि अगर आपको गठिया है तो आप डर के मत रहिए, आप डोंट लिव इट इन फियर। आर्थराइटिस का इलाज है, रिप्लेसमेंट सर्जरी अच्छी सक्सेसफुल सर्जरी है। उसके पहले अगर पकड़ में आ जाती है तो कुछ और भी सर्जरीज हैं, अलाइनमेंट सर्जरी जैसे मैंने बताया। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि आर्थराइटिस हो गई, जीवन खत्म हो गया, अब मैं चलना फिरना सब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे सर्जरी अच्छे से की जाए तो बहुत सक्सेसफुल है। एंड थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना अमूल्य टाइम दिया हमें। और दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि ये वीडियो को ज़रूर देखें, इससे लाभान्वित हों, अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।